उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से होता। आमंत्रित करना चाहता हूं सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता सत्यदेव चौधरी जी को। ये लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं का बहुमत से ही सरकार बननी चाहिए, तभी वो एक सच्चा लोकतंत्र होगा। चुनाव हो गया, मतदाताओं ने वोट कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा? राष्ट्रपति को जिनका मन करेगा वो प्रधानमंत्री होगा। तन मन धन लगा करके, अपना निजी लगा करके अगर कोई आहुति देने के लिए उठा है तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। मेरा निजी तौर पे समर्थन रहेगा। बहुत बहुत बधाई आपको। ये बहस और ताकत हासिल करेगी कि भाई एक शख्स ऐसा है जिसने एक मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाई है और उन्होंने जीत भी हासिल की है, तब उस मुद्दे पर ज़्यादा तरीके से बात हो पाएगी। चुनाव लड़ना है, इस बात का मैं स्वागत करता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। सत्यदेव चौधरी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय को संदर्भित करने का प्रयास किया है। तो इसका समाधान क्या है? सत्यदेव सर, मैं आपको नमन करता हूं कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। ये बहुत बड़ी जरूरत है हमारी डेमोक्रेसी की। चौधरी साहब, बहुत बहुत आभार आपका। जो काम लोहिया के चेलों ने नहीं किया, जयप्रकाश जी के चेलों ने नहीं किया, वो आपने किया। हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस का एक इतिहास है। नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है कई जगहों पर, तो उसमें जस्टिस डिनाई हो जाता है। 20-25 साल लग जाते हैं, तब जाकर के एक सिविल सूट होता है। किसी इनोसेंट आदमी की प्रॉपर्टी अगर फंस जाए आज के ज़माने में, तो वो हाथ जोड़ करके सोचता है साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर में गया तो 20-25 साल जाएंगे, पता नहीं प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम अपेक्षा रखते हैं और आपको समझ में आएगा। मुझे विश्वास है कि जब चर्चा होगी तो आपको लगेगा कि हम विचारों की किसी ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कार्यवाही को शुरू करने के लिए मैं अपने सम्मानीय गेस्ट को आमंत्रित करता हूं कि आप आगे आएं। सत्यदेव चौधरी जी से आग्रह है, आप संस्थापक हैं सत्य बहुमत पार्टी के, आपका स्वागत है, आप मंच ग्रहण करें। मैं शिवा जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक विचार रखती हैं आप। मैं परविंदर सेठी जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं, मंच की शोभा बढ़ाएं। परविंदर सेठी जी देश के जाने माने पैनलिस्ट हैं और किसी भी पार्टी लाइन से हट करके विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। मैं आग्रह करता हूं अश्विनी मिश्रा जी से, राष्ट्रवादी चिंतक हैं, आपका स्वागत है। और जैसे ही आज के युग में राष्ट्रवादी शब्द उद्घोष होता है तो एक खास एहसास भी प्रतिध्वनित होती है। मैं स्वागत करता हूं संजीव कौशिक जी का, आप मंच ग्रहण करें। आप टीवी के जाने माने पैनलिस्ट हैं, स्वतंत्र और निर्भीक तरीके से विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। हमारे बीच यहाँ मौजूद सारे लोग गणमान्य हैं, विशिष्ट हैं और हर कोई अगर देखा जाए तो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूशन के करीब हैं। इतने महत्वपूर्ण लोगों की गैदरिंग हमारे बीच हैं। विभिन्न विषयों से सरोकार रखने वाले लोग हैं। हमारे पास देखिए अकील खान साहब भी आ गए हैं, आम आदमी पार्टी के लिए अक्सर टेलीविज़न चैनल पर बोलते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ राम नगीना जी बैठे हुए हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं
और उनका एक योगदान है समाज में। हमारे साथ वीरेंद्र नाथ जी, क्षमा कीजिए, आप बैठे रहें सर, आप वहीं बैठे रहें। आप बहुत लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं, 42 के समय से, लेकिन इन दिनों मोह भंग हो गया है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हुसैन रिजवी साहब को आमंत्रित करता हूं मंच पर आसन ग्रहण करें। आप हुसैन रिजवी साहब को नियमित रूप से योगा कराते हुए टीवी चैनल पर, इंडिया टीवी चैनल पर देख सकते हैं, देखते रहें। देखिए इरफान साहब भी हमारे बीच आ गए हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जो लोग यहाँ मौजूद हैं एक गंभीर चर्चा के लिए आए हैं। सब लोग विशिष्ट हैं, सब लोग महत्वपूर्ण हैं। और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, सीपीआई के प्रवक्ता हैं, आप भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबका परिचय मैं कराऊंगा तो फिर बहुत सारे लोग छूट भी जाएंगे। शिव कुमार मिश्रा जी हैं, सबका स्वागत है। मैं थोड़ी सी बात रखते हुए कि ये परिचर्चा क्यों हो रही है, मैं आगे की कार्यवाही शुरू करूंगा। देखिए, इस देश में लोकतंत्र, जब से देश आजाद हुआ हमने इस पैटर्न को चुना कि सरकार, राजनीतिक व्यवस्था जो हमारी लोकतांत्रिक होगी। तीसरी दुनिया के देश तमाम आजाद हुए थे, बहुत संक्षेप में बोलूंगा। उस समय सबने अपनी अपनी राजनीतिक व्यवस्था चुनी, हमने भी चुनी। और हम ये नहीं कहते कि हमारा अतीत खराब है, हमारा अतीत वाकई गौरवशाली है, आजादी से पहले का भी, आजादी के बाद का भी। लेकिन व्यवस्था को समय समय पर मूल्यांकन करना जरूरी होता है, उसके फल फलाफल को देखना जरूरी होता है। और हम ये महसूस करते हैं कि 75 साल बाद भी लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली जो हमने चुनी वो वास्तव में आम जनता का भला करने में नाकाम रही है। और इसका कारण है, जो हम लोग ने पाया है वो ये कि जो संसदीय व्यवस्था है राजनीति की, उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था बनती है, सरकार बनती है, सरकार बनाने का तरीका सही नहीं है। हमने सांसदों का एक बिचौलिया वर्ग पैदा कर दिया है, जिनके हाथों मतदाता अपनी शक्ति को हस्तांतरित कर देता है। वो सांसद उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी, सामूहिक रूप में भी, कभी गठबंधन के रूप में भ्रष्ट तरीके से किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी को छोड़ते हैं, और कभी सरकार गिराते हैं, कभी सरकार बनाते हैं। यानी मतदाताओं की शक्ति का दुरुपयोग करने वाला वर्ग हमने खड़ा कर दिया है। राजनीतिक दलों को इस बात की चिंता नहीं होती कि हमें अधिक से अधिक वोट मिले, उन्हें इस बात की चिंता होती है कि हम चुनाव के बाद में सरकार कैसे बना लेंगे, किस पार्टी से कितने को तोड़ लेंगे, कितने को जोड़ लेंगे। और अब तो यह परंपरा चल पड़ी है, ये गठबंधन की सियासत है, आप मेरे कमल का फूल से लड़ लो, भले आपकी पार्टी जो है वो कोई दूसरी पार्टी है, आप मेरे कमल के फूल से लड़ लो। तो पार्टी किसी और का और चुनाव चिन्ह मेरा, यह भी परंपरा चल पड़ी है। तो पार्टी किसी और से सांसद चुने जाते हैं और वास्तव में वो कहीं और अपने आप को सुपुर्द करते हैं। तो ये जो हालात हैं, इसको बदलने का तरीका है सच्चा बहुमत हो, सत्य बहुमत हो, जनता का बहुमत हो, मतदाताओं की शक्ति से बनी सरकार हो। तो बस इसी बात को रखते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता सत्यदेव चौधरी जी को। मैं चाहूंगा कि वो अपनी जगह से ही बैठ कर के ही बोलें। हमारे सम्माननीय हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और आप बैठ करके ही बोलें। आप सत्यदेव चौधरी जी को आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बहुत छोटा सा परिचय देता हूं। आपने बहुत सामान्य व्यक्ति के तौर पर जिंदगी का सफर शुरू किया, संघर्ष झेला, बाजार में कपड़े बेचे और धीरे धीरे कॉटन इंडस्ट्री खड़ी की। आज आप देश के जाने माने निर्यातक, सूती कपड़ा निर्यातकों में से आपकी गिनती होती है। लेकिन इस उम्र में भी जो जज्बा हम सबको प्रेरित करता है सत्यदेव चौधरी जी का, वो ये कि लोकतंत्र को लेकर के, सरकार को लेकर के, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के, जिसके लिए सरकारें होती हैं,
जितने संजीदा मैंने सत्यदेव चौधरी जी को पाया है, कम लोग होते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि सत्यदेव चौधरी जी अपने विचार रखें। मैं अपनी बात को बहुत थोड़ा ऐसा ज़्यादा नेताओं की तरह भाषण देने का मेरा अभ्यास नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात को रखने का प्रयास इस तरह से करता हूं कि हमने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है जिसके अंदर अपराध है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जाति और धर्म के नाम के ऊपर वैमनस्य है, और हम आपस के अंदर एक सौहार्द के अंदर प्यार प्रेम से नहीं रह रहे हैं। इसका जो एक ही कारण मुझे लगता है वो है हमारी राजनीतिक व्यवस्था। हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर मुझे अभी तक ये मैं नहीं समझ पाया कि बहुमत कैसे बनेगा, चुनाव होने के बाद बहुमत कैसे बनता है। अब ये तो आप लोग सोचेंगे कि 75 साल से जो राजनीति चल रही है इसके अंदर यही नहीं पता जी कि बहुमत क्या चीज़ है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसका कोई संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं है, कोई कानून नहीं है और ना ही कोई नियम है। यह जानकारी मुझे एक आरटीआई लगाने के माध्यम से जो मैंने लगाई वहाँ से मिली। चुनाव आयोग को लिखा गया कि चुनाव होने के बाद 272 सांसदों के बहुमत से सरकार कैसे बनेगी, इसका प्रावधान कहाँ पर है, ज़रा मुझे बताया जाए। तो वो कहते हैं जी कि ये तो इन्फॉर्मेशन का सब्जेक्ट ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन का विषय न होते हुए उन्होंने कहा कि ये तो लॉ मैटर ऑफ लॉ है, तो उन्होंने उस फाइल को बंद कर दिया। मैंने उस चिट्ठी को लिखा सेक्रेटरी राज्यसभा को। सेक्रेटरी राज्यसभा बोलते हैं जी कि इसका जवाब सेक्रेटरी लोकसभा देंगे। सेक्रेटरी लोकसभा को चिट्ठी लिखने के बाद में पता लगा कि सेक्रेटरी लोकसभा कहते हैं कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर बोलते हैं जी कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड इन्फॉर्मेशन देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड इन्फॉर्मेशन वाले फिर बोलते हैं जी कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ही देंगे। और उसके बाद में वो आरटीआई की चिट्ठी घूमते घूमते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कहीं कहीं ऐसे मिनिस्ट्री डिवीजन ऑफ सीएस डिवीजन से घूमते हुए और सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के पास गई और वहाँ से यह जवाब आता है कि चुनाव होने के बाद में ये तो प्रेसिडेंट का कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन है। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि भाई चुनाव होने के बाद भी अगर प्रेसिडेंट के कन्वेंशन और डिस्क्रिशन से ही बहुमत का फैसला होना है तो ये क्या राजनीतिक व्यवस्था है। कन्वेंशन तो खास तौर से एक साल के अंदर नहीं बन सकता। 1947 में आपने अंग्रेजों से आज़ादी ली और 1950 के अंदर संविधान बने, तो चुनाव हुए और एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर ही कन्वेंशन बन गया। कन्वेंशन को बनने के अंदर कम से कम 100 साल से ज़्यादा का समय लगता है। और विवेक इसलिए नहीं है कि जब आपने चुनाव करवा दिया तो उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है बहुमत का, वो तो चुनाव के माध्यम से होगा, उसमें भी विवेक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो खैर, ये जो भी आज की जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था ये है कि बिना बहुमत की व्याख्या के, बिना बहुमत की परिभाषा के बहुमत बन रहा है। यानी आप ये कहें कि चुनाव होने के बाद भी बहुमत उसका है जिसके पास धनबल है, जिसके पास बाहुबल है, जो भ्रष्टाचार से समझौते कर सकते हो, जो सांसदों को, जीते हुए सांसदों को एक तरह से बहुमत बनाने के लिए, अपरिभाषित बहुमत को बनाने के लिए जोड़ सकते हो। तो हमने एक ये परिभाषा बना रखी है कि चुनाव होने के बाद 543 सांसदों को, जिसके पास 272 से ज़्यादा सांसद हों, वो बहुमत से सरकार बना ले।
तो ऐसा क्यों है? हम सत्य बहुमत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं वो सांसद चुना गया, इस बात से हम मंजूर हैं, हमने स्वीकार है ये राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे उसके सांसद कम है या ज़्यादा हैं, यानी कि जिसके सांसद हार गए और वो जितने भी वोट उनको मिले वो भी हम उस पार्टी के अकाउंट में कुल वोटों के अंदर जोड़ें। हम मतदाता को कभी भी हारा हुआ नहीं मानते। आज की राजनीतिक व्यवस्था में तो उम्मीदवार भी हार गया और मतदाता भी हार गया। ऐसा नहीं, ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं का बहुमत से ही सरकार बननी चाहिए, तभी वो एक सच्चा लोकतंत्र होगा। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको ये बात एक बोलना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास 300 सांसद हैं, 300 सांसद, लेकिन उनके पास कुल वोट 45 लाख हैं और दूसरे राजनीतिक दल के पास में 243 सांसद हैं, उनके पास कुल वोट 55 लाख हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि सरकार बनाने का बहुमत से अधिकार कौन से राजनीतिक दल का होना चाहिए? जिसके पास ज़्यादा सांसद हैं लेकिन वोट कम है, या जिसके पास सांसद कम है लेकिन वोट अधिक हैं? सत्य बहुमत का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है, भले ही सांसद कम है, उसका हम बहुमत मान के उसको सरकार बनाने का अधिकार देंगे। इसी बात को आगे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए लोग बाग ये बोलते रहते हैं जी कि अच्छे आदमी नहीं चुने जाते, अच्छे आदमी नहीं आते चुनाव के अंदर या राजनीति के अंदर। तो अच्छे आदमी आएंगे कैसे जब आपने अच्छे आदमियों का कोई ऐसी परिभाषा ही नहीं बना रखी? अच्छा आदमी तो वही होगा ना जो चुनावों के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लेके जीते। सबसे ज़्यादा वोट लेके जो जीतेगा वही तो अच्छा आदमी हुआ, वो अच्छा नेता हुआ। तो जब सबसे ज़्यादा वोट लेके जिस पार्टी को चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट लेकर सरकार बनाने का अधिकार मिलेगा, तो आप समझ लीजिए कि जो आज के दिन जैसे हिंदू मुसलमान या जाति धर्म भाषा का जो वर्गीकरण किया हुआ है वो कैसे हो सकता है? जब आपको सबसे ज़्यादा वोट लेना है पूरे देश के अंदर, तो सारे देश के अंदर चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, सारे देश के अंदर सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी तरह के लोगों के आपको समर्थन में आके उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा वोट ले सकते हैं। ये मेरा मानना है। और आज की राजनीतिक व्यवस्था में आप देखें तो कैसी चुनाव की राजनीतिक व्यवस्था है ये, जहां पर करीब करीब 40% लोग तो मतदान ही नहीं करते और 25-30% वोट ऐसे हैं जो 18 से 25 वर्ष की आयु के मतदाता हैं जो चुनाव में वोट डाल सकते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं ले सकते। करीब करीब 10-15% वोटर ऐसे हैं जिनको किसी भी लालच के अंदर कोई भी पैसा देके, कोई भी धन देके, कोई भी उपहार देके उनको अपने पक्ष में वोट लिया जा सकता है। और 20-25% मतदाता जो बचे खुचे हैं वो ऐसे हैं जो वोट देने के लिए जाते समय भी और वोट देकर आते समय भी इस सरकारी व्यवस्था की जी भरकर आलोचना करते हैं। तो फिर किस लिए वोटिंग हो रही है? बात तो ये है ना। और जितने मर्जी झूठे लुभावने नारे, झूठे नारे और अपराधियों को टिकट देकर, भ्रष्टाचारियों को टिकट देकर आप अपने उनको उम्मीदवार बनाते हैं और फिर उन्हीं के समर्थन के अंदर आप उनके झूठे नारे गढ़कर, झूठे लुभावने नारे गढ़कर और झूठे आश्वासन देकर लोगों को, गरीब लोगों को उनको जितवाते हैं और फिर उन्हीं भ्रष्ट और अपराधी उम्मीदवारों को जितवाकर उनके समर्थन से आप सरकार बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के कानून बनते हैं आपकी राजनीतिक में के अंदर और कैसी राजनीतिक व्यवस्था बनती है। इन्हीं सब बातों को लेते हुए मैं आपका और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था जी कि मैं बहुत अच्छा ऐसा भाषण देने वाला व्यक्तियों में से मैं नहीं हूँ। लेकिन आज के दिन जैसे मैं पछताता हूँ कि भी मेरे पूर्वजों ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था क्यों दी
ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी नहीं दे पाए जिससे कि हम कम से कम एक सुख सौहार्द से प्यार प्रेम से रहते, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाले बच्चों को मैं ये नहीं कह के जाना चाहता कि उन्होंने कोई एक हमारे को राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं दी। राजनीतिक व्यवस्था अब आपके सामने है और उस राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन देकर उसको स्थापित करके आप देख लेना किस तरह से हमारे को जाति का, धर्म का, भाषा का और ये सब भेदभाव मिटने के बाद में कैसे हम प्यार प्रेम और सौहार्द से रहकर भारत को एक शक्तिशाली, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र बना सकते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सत्यदेव चौधरी जी, आपने अनुभव बताया कि किस तरीके से आप प्रेरित हुए कि इस व्यवस्था का विकल्प जो है ढूंढा जाना चाहिए। और बहुमत तो परिभाषित है ही नहीं, चुनाव हो गया, मतदाताओं ने वोट कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा? राष्ट्रपति को जिनका मन करेगा वो प्रधानमंत्री होंगे। भाई राष्ट्रपति जी को मन करेगा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री हो तो वो तो हो जाएंगे, भाई तत्काल फॉर द टाइम बिंग तो हो जाएंगे, बाद में उनको लोकसभा जीतना है, बहुमत साबित करना है। ये अलग बात है कि ऐसी अनहोनी हुई नहीं है, लेकिन हो सकती है। तो सवाल यह है कि मतदाता जब वोट कर देते हैं तो सरकार कैसे बनेगी, इसको सोचने की क्या जरूरत है, क्यों होनी चाहिए। और भी आती है बात मैजिक फिगर की। मैजिक फिगर 272 होना चाहिए 543 का, चलिए मान लिया, लेकिन बीच में अचानक विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, सरकार का शक्ति परीक्षण होगा, उस समय मैजिक फिगर का फिगर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी उस समय एब्सटेन हो सकती है। पुरानी बात मैं कह रहा हूं, आज के संदर्भ में आज देख लीजिए, तो तब मैजिक फिगर बदल जाएगा। तो यहां भी बहुमत बदल गया, 272 स्थिर नहीं रहा। एक सांसद चुनाव लड़ता है तो बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा वोट जो लेकर आता है वो सांसद बन जाता है। वहां तो हम नहीं कहते कि आधे वोट आप लेकर नहीं आए इसलिए आप सांसद नहीं बनेंगे, वहां सबसे ज्यादा वोट लेकर जो आए वो सांसद बन गए। तो सबसे ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिल रही है वो क्यों नहीं सरकार बनाएगी, यही बेसिक सवाल है। और मैं इस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं सम्माननीय अतिथि शिवा असलम जी से आग्रह करता हूं कि वो इस गंभीर विषय पर अपने विचार रखें और इस सभागृह को उनका कृतज्ञ रहेगा। ये सभागृह हम सब आपके विचारों के। जी, मंच पे आसीन सत्यदेव चौधरी साहब, परविंदर सेठी साहब, हुसैन रिजवी साहब, संजीव कौशिक जी, अश्विनी मिश्रा साहब, और मंच के उस तरफ बैठे हुए उतने ही सभी प्रबुद्ध जनों को जिनको मैं देख रही हूँ, बहुतों को मैं पहचान रही हूँ और बहुतों को उनके ओज से मुझे समझ में आ रहा है कि वो अपने आप में बहुत अहम शख्सियत हैं। और यही आज जब मैं आप सब लोगों के बीच में मैं महसूस कर रही हूँ कि सत्यदेव चौधरी साहब ने जो अलग जगाई है, जो बात वो शुरू कर रहे हैं देश में, जो बहस बहुत पीछे छूट गई और ये मान लिया गया कि अब ये ऐसे ही चलेगा, उस बहस को आप जैसे लोगों के ज़रिए जो इसकी खुशबू, इसकी बातचीत, इसकी सुगंध जो आगे फैल सकती है, ये बहुत कारामद मीटिंग है और कारामद आप लोगों की भागीदारी है। ऐसा मानते हुए आपको बहुत बहुत बधाई चौधरी साहब, आपने बहुत अहम लोगों को यहाँ जमा किया। तो और यही होता है, बुद्धिजीवी वर्ग का काम ही यही है, समाज का बहुत छोटा वर्ग होता है और उसका काम यही है कि दिशा तय करे, हर एक के लिए, आम जनों के लिए दिशा तय करे और मेक श्योर करे कि देश और समाज सही दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि बहुत लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की फ़िक्रों में उन गूढ़ मुद्दों पर बात नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते जिनसे उनकी अपनी ज़िंदगी के हर दिन की दशा और दिशा तय होती है। कोई भीख क्यों मांग रहा है, किसी के थाली से रोटी क्यों गायब हो रही है, किसी का बच्चे को या
माता पिता को इलाज नहीं मिल रहा है, किसी के सर पे छत क्यों नहीं है, हालांकि भी सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ये जो सवाल है कि हमारी नीतियाँ कैसी हों और नीति बनाने वाले कैसे हों, ये बहुत बुनियादी सवाल हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति शास्त्र की छात्रा हूँ और उसके नाते मैं इस पूरे विषय को अप्रोच करती हूँ, उसमें दाखिल होती हूँ कि क्या ये जो तय किया गया बहुमत का सवाल, रिप्रेजेंटेशन का सवाल, मैंडेट का सवाल, और मैंडेट क्या होगा, मैंडेट का चरित्र क्या होगा, सिर्फ एक वोट से भी कोई जीत जाएगा और बाकी के सारे वोट नगण्य हो जाएंगे, और उसमें भी जो एक वोट से भी जीत रहा है वो कुल आबादी का कितना प्रतिशत होगा। जो बुनियादी सवाल आपने उठाया है कि किसी को 20% वोट मिले तो इसलिए वो बाकी की 8 या 4 पार्टियां, किसी को 17, किसी को 18, किसी को 19, किसी को 19.5, उन सब से वो आधे प्रतिशत से जीत सकता है, और ये बाकी की जो भी मंशा है या जो भी उनका मंतव्य है वो नगण्य है, सिर्फ वो आधा प्रतिशत ही सब कुछ है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं FTPT, इस सिस्टम को लेकर के कक्षाओं में, यूनिवर्सिटीज़ में, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पर बड़ी चर्चा होती है। और मुझे तो अपने जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ, मैं पिछले तकरीबन कुछ महीनों से सत्यदेव चौधरी साहब के संपर्क में हूँ, और जब भी उनसे मुलाकात हुई है हमने गहन चर्चाएं की इस बारे में, और मुझे अपना विश्वविद्यालय का क्लासरूम, MA और BA का क्लासरूम याद आता रहता है कि ये सवाल हम उस दौर में उठाते थे और परेशान होते थे, हम बिल्कुल इससे संतुष्ट नहीं थे। और ख़ासकर वो पीढ़ी जिसने होश संभाला 80 और 90 के दशक में, जिसने ये देखा कि किस तरह से एक लहर, एक स्वे किसी भी तरह के बाकी मुद्दों को ख़त्म कर देता है और सिर्फ एक मुद्दा रह जाता है। 1984 का मैंडेट याद कीजिए, आप सब लोग, ज़्यादातर लोगों को याद होगा, जो 1984 का मैंडेट है वो कितने प्रतिशत, 42% समथिंग पर आया था, और उस 42% के आगे बाकी सब कुछ नगण्य था। अभी भी ऐसा है, 4%, 5% जिनको वोट मिलता है उनके पास सीटें भी ज़्यादा होती हैं, और जिनको उससे कहीं ज़्यादा प्रतिशत मिलता है वो सीटों की टैली में पीछे रह जाते हैं। और इसके बड़े आंकड़े हैं। खुद इलेक्शन कमीशन के साथ ये बहस प्रबुद्ध जनों ने, एक्सपर्ट्स ने उठाई है, ये सवाल किए हैं, लेकिन बाज़ाब्ता या औपचारिक तौर पे ये बहस हमारे समाज से गायब हो गई है। तो बहुत सी चीज़ें जो राजकाज है, जो स्टेट क्राफ्ट है, जो रोज़मर्रा की सरकार चलाने वाली जो बात है, वो तो तयशुदा पैमाने जो दे दिए गए, जो रास्ते बता दिए गए, उन पर चलेगी, लेकिन इसको बेहतर कैसे किया जाए, इसके बारे में जो बहस है ये वो बहस है कि बहुमत क्या है, बहुमत की परिभाषा क्या है, बहुमत हम कैसे तय करेंगे कि लेस देन 40% या 45% लोग टोटल वोट कर रहे हैं, उसमें से जो वोट परसेंटेज आ रही है वो इतनी बिखरी हुई परसेंटेज है। अब सवाल ये, जब मैं इस बहस में अंदर जाती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि एक तो ये कि हमारे सामने कौन से उदाहरण हैं, नीदरलैंड है, इज़राइल है, या अर्जेंटीना है, पोर्टुगल है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मुल्क हैं जो इस पर बहस कर रहे हैं। जिन समाजों में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ किस तरह की सरकारें हैं। इज़राइल को ले लीजिए, इज़राइल में टोटल देश को लेकर के एक सरकार चुनी जाती है, लेकिन बहुत छोटा सा साइज़ है, ये सैम्पल साइज़ बहुत छोटे हैं। जब हमारे प्रोफेसर्स पढ़ाते थे वो यही पढ़ाते थे कि भारत का साइज़ इतना बड़ा है कि आप डायरेक्ट परसेंटेज या डायरेक्ट एक एंटिटी के तौर पे वोटिंग करा करके बहुमत नहीं तय कर पाएंगे। यहाँ डाइवर्सिटी इतनी है, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, वो जिस तरह की हैं, तो ना यहाँ 2 पार्टी का सिस्टम हो सकता है या 3 पार्टी का सिस्टम हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि सबकी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं कैसे परिलक्षित होंगी, कैसे उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर कोई समाज ये कहता है कि नहीं, हम जो चाहते हैं, जिस तरह की सरकार, जो हमारे मुद्दे हैं, वो मुद्दे नॉर्थ ईस्ट का कोई MP रिप्रेजेंट नहीं कर सकता या डाउन साउथ का कोई MP रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो वो वाजिब सवाल है। इतने बड़े देश में किस तरह से बहुमत तय हो, इसका फॉर्मूला क्या हो, क्योंकि थ्योरी, इसमें हमें थ्योरी में जाना पड़ेगा, थ्योरी से ही तय होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। और वो फार्मूला मैंने बड़ी लंबी बातचीत की है चौधरी साहब से। चौधरी साहब, आपने मुझे बड़े अच्छे ढंग से समझाया था
कि वो फॉर्मूला क्या होगा। और ज़रूरत ये है कि हमारे पास वो फॉर्मूला हो पैम्फलेट में, हम उदाहरण दे के समझा सकें कि अगर ये आता है तो हम कहाँ पहुँचते हैं और अभी जो है वो कहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन बहुमत का सवाल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का और गणित का सवाल नहीं है, ये गणित के अलावा नैतिकता का सवाल भी है, ये हमारे आदर्शों का सवाल भी है। ये कैसे तय होगा कि उस फॉर्मूले से जो फॉर्मूला चौधरी साहब ने बताया है या जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है जिस पर दूसरी सरकारें चल रही हैं, या राज्यसभा में हम जिस तरह चुनते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्टली हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि MLA MLC और हमारे MPs वो जो चुनते हैं वो प्रोपोर्शनल मेथड से चुनते हैं। सवाल ये है कि हम लोगों की गुणवत्ता को, जो चुने जा रहे हैं उन प्रतिनिधियों की शख्सियत को, उनके चारित्रिक गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित करेंगे। ये कैसे तय होगा कि जो लोग चुन के आए हैं वो अकूत पैसे के आगे बिकेंगे नहीं। जब हम पढ़ रहे थे 90 के दशक में और 2000 में, उस समय ये सवाल इतना बड़ा सवाल नहीं था। अभी तो पूरी पार्टी खरीदी जा सकती है, आप लोगों ने देखा है, और थोक में आपके MLAs बिकने को तैयार हैं, MPs बिकने को तैयार हैं। तो अब सवाल ये है कि इनको कैसे रोका जाएगा या इस खरीद फरोख्त को कैसे रोका जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ी बहुमत से जीत के आता है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में हमारे बाहुबली हैं, वो अभी अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है, उसको बार उसके बारे में उसको लेजिस्लेटिव मेंबर के तौर पे कुछ मीडिया बात कर रहा था। चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, इन लोगों को भरपूर बहुमत मिला है। वहाँ आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि भाई ये तो इतना छोटा प्रतिशत था। जरूरत नहीं है किसी की उनके आगे खड़े होने की। सवाल यही है कि ऐसे चरित्रों को हम कैसे रोकेंगे। तो वो जो बहुमत, उनको बहुमत मिल जाएगा, वो सत्ता में आ जाएंगे, तो फिर वो जो मसला है, तो मैं आप लोग भी जानते होंगे, और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर राजा कांडा हैं, अतीक अहमद हैं, मुख्तार अंसारी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जो एक नहीं 8-8, 9-9 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं और 15-16 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं, जिनके परिवार के सारे लोग विधान परिषद, विधानसभा और कॉरपोरेटर तक के जो चुनाव होते हैं उन सब में बैठे हुए हैं, पत्नी, भतीजा, बेटा, भाई सब बैठे हुए हैं। हम ऐसे लोगों से निजात कैसे पाएंगे? तो जो सवाल है वो बहुत गूढ़ है। बहुमत का सवाल जो है वो क्या का सवाल है, कैसे का सवाल है, जो फॉर्मूले का सवाल है, जिसकी मैं गुजारिश करूंगी कि चौधरी साहब उस बात को चाहे दोबारा यहाँ पर समय लें कि कैसे हम उस बहुमत पर पहुँचेंगे। जो तीसरा सवाल है वो आदर्शों का सवाल है कि हम कहाँ से बेहतर नागरिक और प्रतिनिधि लाएंगे जो बहुमत जिनको मिलेगा लेकिन उनका चरित्र दुर्बल होगा, जो बिकने को तैयार होंगे, जो हमारे पहलवान बेटियों का शोषण करेंगे, हम उनसे कैसे निजात पाएंगे। तो ये सारे सवाल एलाइड सवाल हैं। देखिए, किसी भी आज का जो दौर है उसमें जितनी भी समस्याएं हैं वो इंसानों की बनाई हुई समस्याएं, तो इंसानों के पास ही उसका समाधान भी होगा। आज से सिर्फ 100 साल 150 साल पहले अगर कोई ये कहता कि एक मुसलमान महिला, एक दलित महिला चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और पदासीन होगी, तो ये बड़ी अफलातूनी बात लगती इस देश के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार लोग थे उनको। लेकिन आज का कॉमन सेंस है कि हर समाज से, जो सबसे दबे कुचले समाज हैं, जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं देखने दी जाती थी, उन समाजों से लोग आज आ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये समस्या भी ऐसी नहीं है। अगर हम इस पर लगातार बात करें और 2024 हमारे सामने है, जितना ज़्यादा हो सके बात करें। ये मानना कि अगर एक बार भी एक जगह से भी हमें रास्ता मिलता है, चौधरी साहब चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत भली भांति परिचित हैं, उनका कार्यक्षेत्र रहा है, इनके अपने संबंध वहाँ पर, निजी संबंध और व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं वहाँ पर। आप वहाँ रास्ते में गुजर जाएं तो पता नहीं कितने लोग दुआ सलाम करें। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, और जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका बहुमत वहाँ पर मौजूद है। अगर वहाँ उस जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी से
अगर ये बात आगे बढ़ती है और इतनी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी से आ करके वो संसद में बैठ करके इस मुद्दे को मुख्य धारा का मुद्दा बनाते हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत शुभ रहेगा, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। मेरा जो भी सहयोग हो सकता है, क्योंकि मैं खुद भी उसी इलाके में रहती हूँ, जो भी सहयोग हो सकता है वो हमेशा रहेगा। ये मुद्दे जो जिसको हम कहते हैं मेले के लड्डू, जो गरम गरम बनते हैं, गरम गरम बिकते हैं, तो राजनीति के सारे मुद्दे अभी मेले के लड्डू बन चुके हैं। वैसे माहौल में अगर ये जो गूढ़ विषय हैं उनको उठा करके अगर कोई अपने आत्मबल से और नैतिक बल से और तन मन धन लगा करके अपना निजी लगा करके अगर कोई आहुति देने के लिए उठा है, तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। मेरा निजी तौर पे समर्थन रहेगा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया। बहुत आभार शिबा जी। और आपने जो आग्रह रखा, जो बातें रखी, और ख़ासकर सत्यदेव चौधरी जी के लिए कि चांदनी चौक लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ें, तो एक बात तो ज़रूर है कि अगर ऐसा होता है तो एक सैंपलिंग होगी, देश के स्तर पर एक सैंपलिंग होगी कि एक सोच के साथ कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने, इस सोच को अगर आप समर्थन देते हैं तो सत्यदेव चौधरी जी को जिता करके आप सैंपलिंग कर सकते हैं। पूरे देश में इसका असर होगा और पूरे देश में ये सोच जो है बलवान होगी, बलवती होगी। तो ये इस प्रस्ताव का मैं स्वयं समर्थन करता हूं कि सत्यदेव चौधरी जी चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। मेरा ये अनुरोध है, और एक जैसा बच्चा जिद करता है वो जिद है कि जो इस संस्था के संस्थापक हैं सत्यदेव चौधरी जी, वो ज़रूर लड़ें चुनाव। और जैसे भाई साहब ने कहा, एक सैंपल और एक मिसाल तय करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको आगे आना चाहिए, और जो आपके विचार हैं, मैं समझता हूँ आज तक कितनी मीटिंग में मैं आपके साथ रहा हूँ, किसी भी एक मीटिंग में भी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। आई एम विटनेस टू इट। लास्ट 15 ईयर 15 साल से मैं चौधरी साहब के साथ हूँ। किसी भी एक मीटिंग में, चाहे वो दिल्ली में हुई है, कहीं भी हुई है, किसी भी आदमी ने इस सोच का विरोध नहीं किया। तो चौधरी साहब, आपसे गुजारिश है कि आपने ये चांदनी चौक का बीड़ा उठाना है आपने। थैंक यू सर। तो सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच हुसैन रिजवी साहब हैं। आप अक्सर टेलीविज़न चैनल्स पर इनको देखते हैं, इंडिया टीवी में योगा कराते हैं तो मैं इनको चढ़ाने के लिए बोलता हूँ। पत्रकार हैं, लंबे समय से एंकर रहे हैं, मैंने भी आपके साथ काम किया है। और लेकिन हुसैन रिजवी साहब से बोलने से पहले एक लाइन में ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो सत्यदेव चौधरी जी ने बात कही, शिबा जी ने बात कही, देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को बदलने की, ये इसका एहसास करना सबसे पहले ज़रूरी है कि बदलाव ज़रूरी है। जो आज सिस्टम है उसमें बदलाव जरूरी है। आज हम कहते हैं कि बीजेपी के पास 37% वोट है और लगभग 38%, 37 से थोड़ा ज़्यादा, और वो सरकार में है। लेकिन क्या वास्तव में 37% या 37.5% वोट से ये सरकार चल रही है? नहीं। जो जीते हुए सांसद हैं उनको कितने वोट मिले, उसके योग से ये सरकार चल रही है। अब वो 37% नहीं है, वो 20% से कम है। तो ये एक चिंता की बात है। ये पूर्ववर्ती सरकारों के साथ भी ये बात लागू होती है, इसलिए ये इस डेमोक्रेसी की चिंता है। तो इस चिंता को एक लाइन में रखते हुए मैं हुसैन रिजवी के साहब से आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार रखें। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, और मंच पे मौजूद सभी सम्मानित लोगों को मेरा सलाम। शिबा असलम फहमी हम मुझसे पहले बोल चुकी हैं, और सत्यदेव चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया यहाँ पर। और यहाँ पर बैठे तमाम लोग बहुत ख़ास इस मायने में हैं कि जो बात यहाँ से निकलेगी फिर वो आगे मल्टीप्लाई होती जाएगी। क्योंकि जब प्रेम जी ने पहली दफ़ा मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया और जो मौजू था वो बताया,
तो मुझे थोड़ी हैरत भी हुई कि पिछले बहुत वक्त में मैंने ये बात नहीं सुनी थी कि बहुमत, सत्य बहुमत को लेकर के कहीं कोई डिबेट हो रही हो, कहीं कोई बातचीत हो रही हो। क्या वाकई जो मैंडेट मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को वही सच्चा मैंडेट है और उसी के ज़रिए सरकार बनाई जा रही है, इस पर कहीं कोई बात हो रही हो? ऐसा पिछले बहुत वक्त से कम जब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं ऐसी कोई डिबेट पहले मैंने नहीं देखी। तो इस मायने में आप सब लोग बहुत ख़ास हैं कि आपको लोकतंत्र की, जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की फ़िक्र है, तभी आप अपने अपने काम से वक्त निकाल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब आप जब यहाँ से जाएंगे, यहाँ की फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए, ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी और लोगों के बीच ये बात जब पैदा होगी कि भाई क्या वाकई हमारा जो वोट है वो जब हमने एक बार वोट कास्ट कर दिया उसके बाद फिर 5 साल के बाद हमें मौका मिलता है, उस बीच हमारे वोट की वैल्यू क्या होती है। तो ये बात शायद आगे बढ़ेगी और चौधरी साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश इस मायने में और आगे बढ़ सकती है, जिसका जिक्र प्रेम जी ने भी किया, शिवा जी ने भी किया, कि अगर वो कंटेस्ट करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से और वहाँ से वो जीत जाते हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, तो ये बहस और ताकत हासिल करेगी कि भाई एक शख्स ऐसा है जिसने एक मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाई है और उन्होंने जीत भी हासिल की है, तब उस मुद्दे पर ज़्यादा तरीके से बात हो पाएगी। क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में इस पर बहुत मजबूती से इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जो रूलिंग पार्टी है वो या फिर जो पहले रूलिंग पार्टियां रही हैं उन्होंने मौजूदा व्यवस्था के वो सब के सब बेनिफिशरी हैं। तो इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को वो यूज़ करना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कैसे जीत हासिल करनी है और जीत हासिल करने के साथ साथ कैसे लोगों के वोट को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके उसकी वैल्यू को घटा दिया जाना है। अब किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 2 कैंडिडेट खड़े होंगे, 60% वोट पड़ेगा, तो मुमकिन है कि आधा आधा या 40-60 या 30-30 कुछ इस तरह से डिवाइड वो वोट हो। लेकिन अगर 10 लोग खड़े हो गए और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हैसियत भी नहीं है, वो कहाँ से खड़े हो रहे होते हैं, कहीं से उनको कोई सपोर्ट, कोई पॉलिटिकल बैक उनको मिल रहा होता है जिसके बिना पर वो खड़े होते हैं। सिर्फ उनकी कीमत उसके लिए लगाई जाती है, किसी को बैठाने की कीमत दी जाती है, किसी को खड़ा करने की कीमत दी जाती है। अब ये बहस जो है बहुत अहमियत की हामिल है आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, और इस पर बहुत वक्त से मैंने नहीं कुछ पढ़ा लिखा था। चूँकि प्रेम जी ने मुझसे कहा तो फिर मैंने इस पर स्टडी करनी शुरू की कि भाई ये बात वाकई कहीं आर्टिकल की शक्ल में मुझे गूगल पे कहीं कुछ मिल जाए, मुझे कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। फिर मुझे एक किताब के बारे में पता चला जो 2015 में आई। सलमान खुर्शीद साहब ने वो किताब लिखी, द अदर साइड ऑफ माउंटेन। उस किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया जो मौजूदा व्यवस्था है उस व्यवस्था से अलग जो प्रोपोर्शनेट की व्यवस्था है जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में है। चूँकि हम आज़ाद हुए थे ब्रिटेन से, इसलिए जो व्यवस्था वहाँ पर लागू थी वो हमने अपने आप अप्लाई कर ली और हम उस पर चलते रहे। लेकिन सवाल ये रहा कि इस व्यवस्था के साथ क्या वाकई जमहूरियत हमारे देश में उस मायने में ज़िंदा है जिसे हम वाकई लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे वक्त में जब हर एक चीज़ को एक रंग में रंगने की कोशिश हो रही है, हर एक चीज़ एक ही रंग की दिखाई दे, तो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो जब तक सबका रिप्रेजेंटेशन ना हो जाए, मेरा नाम हुसैन है, तो मुझे इस मुद्दे पर भी मैंने प्रेम जी से कहा कि इस पहली दफ़ा ऐसा है कि पार्लियामेंट में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहते हुए मुसलमानों को टिकट नहीं देती कि भाई पोलराइजेशन हो जाएगा। आप सोचिए कि उस वक्त जब मौलाना आज़ाद कंटेस्ट कर रहे थे, उनको भी चुनाव लड़ने के लिए रामपुर जैसी सीट पर जाना पड़ा। उसके बाद के एक आध वाक़यात हैं, मुझे याद है शायद आरिफ मोहम्मद खान साहब को ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग तरह के केसेस हो सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कानपुर से इलेक्शन जीता था, जबकि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी उतनी ज़्यादा नहीं, 20% थी। मतलब ऐसा नहीं, अपवाद भी हैं, लेकिन बहुतायात आप ये देखेंगे कि मुसलमानों का वोट जहाँ पर है वहाँ पर अगर जो प्रो मुस्लिम जिन्हें कह सकते हैं आप, जो मुसलमानों के हक की बात कर रही है अगर कोई पार्टी, आज के वक्त में ऐसी बात करना मतलब पॉलिटिक्स में अपने आप को किसी किनारे पर लेके चले जाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो मौजूदा व्यवस्था है दरअसल। क्योंकि कहीं जो इतनी आसानी से अगर ये बात कही जाती है 80-20 80-20, ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र एक अच्छे और सेहतमंद लोकतंत्र की निशानी है क्या? ये हमें इस पर सोचना होगा कि अगर ये बात इतनी आसानी से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग अगर ये बात कहें कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो फिर इस मुल्क में बसने वाला 18 से 20% मुसलमान कहाँ जाएगा? उसके वोट की क्या अहमियत होगी? तो इन सारे पस मंज़र पर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगा कि ये व्यवस्था वाकई बहुत ख़राब निकली।
हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या उस वक्त इस पर कितना सोचा, कितना नहीं सोचा। उससे आगे बढ़कर जब जागे तभी सवेरा वाली बात, तो मैं थोड़े से आंकड़े इस पर आपके सामने रखता हूं कि कैसे चीज़ें बिगड़ती गईं, और ये मैंने उसी किताब से डेटा लिया है। अब देखिए आप 2004 का ये डेटा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2004 में कांग्रेस को जो वोट मिला कुल, वो 26.5% वोट मिला। बावजूद इसके उसने सरकार बनाई, 26% वोट के साथ उसने सरकार बनाई। अब आगे आइए, जरा सा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बल्कि 2014 पे आ जाते हैं। 2014 में बीजेपी ने 31% वोट हासिल किया, और इस 31% वोट के जरिए 282 सीटें उसको मिली, और 51% सीट हो गई। जब आप इसको सीटों के एतबार से देखेंगे, वोट के एतबार से 31% है, लेकिन सीट के एतबार से 51% हो गया। समझ रहे बात को आप? ये बड़ी बहुत नाजुक सी बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बहुत खास लोग हैं, क्योंकि आप इस बात को और आगे ले जाएंगे, और ये बात मल्टीप्लाई होते होते लोगों के जहनों तक पहुंचे कि हो क्या रहा है और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज मैंडेट के साथ गेम कर रही, खेल रही हैं। अब देखिए, इसी साल 2014 में जैसे मैंने बताया 21% वोट मिला, 282 सीटें मिली, और सीटों के एतबार से 51.9% हो गया, और उसी साल 19.3% वोट कांग्रेस को मिला, और सीटों के एतबार से सिर्फ 44 सीटें उनको मिली, और सीटों का जब परसेंटेज आप देखेंगे तो सिर्फ 8.1% हो गया। 31% पे 51% सीटें मिल रही हैं, और 19% पर सिर्फ 8% सीटें मिल रही हैं। आप समझ रहे हैं जो वोट दूसरी तरफ कहीं जा रहा, वो कैसे डेड हो रहा है। हम कहते तो जरूर हैं ये कि एक एक वोट की कीमत है, और पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन ये जब आंकड़े की आप स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा ऐसा है नहीं, सच्चाई कुछ और है। इसके आगे के सालों में भी आप जरा देख लें, इसके आगे जो नेक्स्ट ईयर के जो वोट्स हैं उनमें भी बहुत अजीब सी स्थिति है। तो कुल मिलाकर के ये जो ख्याल है, इसको लेकर के सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में डिटेल में इसको लिखा, लेकिन दिलचस्प ये है कि उनकी पार्टी भी इस व्यवस्था की बेनिफिशियरी रही है, और मौजूदा वक्त में ना कांग्रेस की तरफ से, ना किसी और राजनीतिक दल की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है। एक आवाज़ चौधरी साहब ने इसको लेकर के उठाई है, अब ये आवाज़ हुकूमत के कानों तक पहुँचे और इस पर लोग बात करें। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि लोग इस पर डिबेट करें, इस पर बातचीत होनी शुरू हो, कुछ लोग इस पर आर्टिकल लिखें, लोगों तक बात पहुंचे। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने गूगल पर जब R&D करने की कोशिश की, आजकल के वक्त में वही बाबा सबसे बड़े हैं, तो वहाँ मैंने कुछ लिख करके जानने की कोशिश की, तो कुछ खास मुझे मिला नहीं। कुछ बहुत सारी स्टडीज़ जो थी वो बाहर की थी, कुछ रिसर्च पेपर्स मुझे बाहर के मिल रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के एतबार से मुझे कोई आर्टिकल बाहर नहीं मिला। तो मैं गुजारिश उन तमाम लोगों से करता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा प्रेम जी कि इस पर कुछ डेटा कलेक्ट करके इसकी खूबियों के बारे में लोगों को बताया जाए, और बताया जाए कि कैसे लोगों के वोट काउंट को जोड़ करके जो सरकार बनेगी उससे उनके वोट की अहमियत कितनी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें भी कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये है कि आप मल्टी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूले पे जा सकते हैं, कि मतलब एक शहर, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव ना होकर के एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। उसमें ये भी अच्छी बात हो सकती है कि जो दूसरे नंबर पर आया है और वो जिन लोगों के वोट से जीता है उनका भी रिप्रेजेंटेशन उसमें जुड़ सकता है। ऐसी कई बातें हैं, लेकिन उससे पहली बात तो यही है कि कम से कम इस व्यवस्था से अलग किसी और व्यवस्था पर बातचीत शुरू हो, उसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तालियां गवाह हैं कि हुसैन रिजवी ने बात आपके दिलों तक पहुंचाई है, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हुसैन रिजवी जी ने बहुत आंकड़ों के साथ बातें कही कि मुझे याद है मेरे ज़माने में अब्दुल गफूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे, तब कई जगहों पे जनरल सीट्स पे मुस्लिम लड़ते थे, हारते भी थे, जीतते भी थे। हाँ, एक बात जो हमने नहीं देखी, जो रिजर्व सीटें हैं SC ST के लिए, रिजर्व सीट में रिजर्व कैटेगरी के ही लोग लड़ते हैं। किसी रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति को जनरल कैटेगरी में लड़ते हुए हमने नहीं सुना। एक आध एग्जाम्पल हाल के वर्षों में आए हैं, ये भी बात है। तो ये धर्म के भी आधार पर है, जाति के भी आधार पर है। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहाँ चुनाव जीत पाए? नहीं जीत पाए, लड़े, बार बार हारे। ये भी स्थिति है। चुनाव जीतना एक अलग चीज है,
और जो बात कह रहे हैं हुसैन रिजवी जी वो सही है। आज 23 करोड़ के लगभग वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें जीतती है और 13 करोड़ से थोड़ा कम वोट लेकर कांग्रेस पार्टी 52 सीटें जीतती है। तो ये जो बात है, वोटों की अहमियत को समझने के लिए ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, यहां हम लोग ध्यान खींचना चाहते हैं। और इसी बातचीत का सिलसिला, चूंकि राजनीतिक दलों की भी चर्चा की हुसैन रिजवी साहब ने, और यहाँ बहुत सारे हमारे मित्र साथी हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं। असित नाथ तिवारी जी हैं, बिहार में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अकील खान जी हैं, आम आदमी पार्टी के लिए बोलते हैं, उनके प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस मंच पर भी हैं संजीव कौशिक जी, परविंदर सेठी जी इंडोर्स करते हैं आम आदमी पार्टी को, और सीपीआई से हमारे विवेक श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। तमाम लोग हैं। तो इसके बावजूद सबकी चिंता में ये शुमार हो, हमें यकीन है कि यहाँ से जब ये उठकर जाएं तो ये जो बहुमत की चिंता है, लोकतंत्र की चिंता है, उस चिंता को वो ऊंचे स्तर पर ले जाएं। हमारे सत्यदेव चौधरी जी, मैं देखता हूं राहुल गांधी के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन राहुल गांधी जी इनकी बात सुने तो, उन तक कोई बात उनकी पहुंचाए तो, सत्य बहुमत की चिंता तो समझाए उनको। मैं ये कहता हूं कि किस बौद्ध धर्म राजा अशोक ने एक्सेप्ट कर लिया तो बौद्ध धर्म देश के बाहर कितनी दूर तक चला गया, राजकीय संरक्षण मिल गया। तो यहां भी सत्य बहुमत, सत्यदेव चौधरी जी के विचार को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर के इंडोर्स करने लगे तो हिंदुस्तान में यह सत्य बहुमत फैल सकता है, क्योंकि विचार को फैलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई आवाज भी जा रही है तो यहां हवा जैसा माध्यम है, तभी आवाज आप तक जा रही है। विचार का भी माध्यम जरूरी है और उसी माध्यम की तलाश कर रहे हैं हम सब, और इसी के लिए सैंपलिंग हो रही है कि चांदनी चौक से सत्यदेव चौधरी जी लड़े और ये विचार का संचरण हो। जैसे हवा में आवाज जाती है, रोशनी जाती है, उसी तरह से विचार जाए। मैं आग्रह करता हूं परविंदर सेठी जी से कि आप इस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रेम जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सत्यदेव चौधरी जी का, और मंच पे विराजमान शिवा जी हैं, हुसैन रिजवी जी हैं, अश्विनी मिश्र जी हैं, संजीव कौशिक जी हैं और प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सामने भी बहुत सम्मानित लोग हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े चैनल्स में बैठते हैं, अकील खान है, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, जो सत्यदेव चौधरी जी ने अपने आप, मैं शैलेंद्र दुबे सर का नाम भूल गया बार बार, आप भी मौजूद हैं और समान चैनलों में राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में विचार रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इस बात को आगे लेके जाऊंगा, जैसे सत्यदेव चौधरी जी ने एक प्रश्न करा और उसका उत्तर भी दे दिया। इन्होंने प्रश्न करा कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसके बावजूद भी वो पार्टी हार जाती है, उसके लिए उन्होंने उनका जो चुनाव लड़ना है, इस बात का मैं स्वागत करता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करता हूं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहली बात है यथा प्रजा तथा राजा। और प्रश्न ये है कि प्रजा कैसी हो और राजा कैसा हो। प्रजा, हम संसार के अंदर मानसिक तौर पे पिछड़े हुए लोग हैं, हमें ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि पूरे संसार के अंदर जो चुनाव होता है वो मैनिफेस्टो में किए गए वादों के आधार पर होता है कि हम ये डेवलपमेंट करेंगे देश की। और वहाँ की जो जनता है, जो व्यक्ति काम करता है और उसको वोट देती है, मैंडेट देती है, और काम करने के बाद वो एक आम आदमी का जीवन व्यतीत करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, जहाँ तक सिस्टम और मैकेनिज्म की बात है, हम पार्टी, क्योंकि मीडिया फॉर्मेट है, हमें एक पार्टी का समर्थन करना पड़ता है, लेकिन हमारा किसी पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं है, हमारा सिस्टम और मैकेनिज्म के साथ मतभेद है। हमारे देश का जो सिस्टम और मैकेनिज्म है वो एक तरह से कोलैप्स कर चुका है, डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। जिस प्रकार आप मैंडेट की बात करते हैं, अभी हमने बीते दिनों में देखा कई प्रदेशों के अंदर सरकारें गिराई जाती हैं, चाहे सीबीआई का सहारा लें, चाहे ईडी का सहारा लें, चाहे इनकम टैक्स का सहारा लें, चाहे पैसे का लालच दें। इस प्रकार से मैं कहता हूं किसानों की आप बात करिए, 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठे रहते हैं, उसके बाद उनकी बात नहीं पूछी जाती है और 1300 किसान
शहीद हो जाते हैं और 5000 किसानों के ऊपर FIR दर्ज होती है। जो इनोसेंट हैं, मैं कह रहा हूं चंद लोगों ने कुछ गलत काम किया भी होगा, लेकिन जो इनोसेंट हैं उनके केस वापस नहीं लिए जाते। ये डिक्टेटरशिप की परिकाष्ठा है। और जिन खिलाड़ियों ने पूरे संसार के अंदर देश का नाम रोशन करा, जिनको प्रधानमंत्री जी ने भी एंडोर्स करा और उनका सम्मान करा, लेकिन जब उनकी पार्टी का एक सांसद उनके साथ यौन शोषण करता है तो उसकी FIR दर्ज कराने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो यहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, न्यायालय फेल हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूं 1984 के अंदर एक जेनोसाइड होता है जहां सिखों का कत्लेआम होता है। 39 साल के बाद आज हमें न्याय मिलता नजर आता है 2 लोगों के लिए, जिसके अंदर कई हजारों पुलिस वाले भी थे और हजारों लोग दोषी थे। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ मैं धन्यवाद भी करता हूं, मैंने कई मंचों पे धन्यवाद करा भारतीय जनता पार्टी का कि मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे न्याय दिलाया। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि मुझे न्यायालय से चाहिए था। एक सरकार ने जेनोसाइड करा और एक सरकार ने हमें न्याय दिया। बात तो वहीं आ गई कि आपने चाहा तो हमें न्याय दे दिया, क्योंकि कुछ सिख या कुछ पॉलिटिकल पार्टी या एक वोट बैंक आपके सामने था, उन्होंने आपको अप्रोच करा और आपने एक SIT का गठन करा और आपने 2 लोगों को सजा दे दी। न्यायालय कहां पे है? लॉ रिफॉर्म्स कहां पे है? अगर एक देश का खिलाड़ी, देश की महिला खिलाड़ी 3 महीने तक जंतर मंतर में बैठे रहते हैं और अपनी FIR दर्ज कराने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो एक आम व्यक्ति, अगर मैं कहता हूं अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, अगर उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, उसका कितना भी नुकसान हो, वो जाना पसंद नहीं करता। अगर उसे न्यायालय जाना पड़े, वो जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि न्याय लेने के लिए उसका घर बार बिक जाता है। ये व्यवस्था है आज के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए मैं, जैसे सत्यदेव जी ने चुनाव लड़ने का फैसला करा आप सबकी गुजारिश के ऊपर, मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग आएं और इस पॉलिटिकल सिस्टम को, इस मैकेनिज्म को, इस स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रयास करें, जिसके अंदर देखिए एक चपरासी की तो बेसिक क्वालिफिकेशन तय है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बेसिक क्वालिफिकेशन तय नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में आए उसकी बेसिक शिक्षा होनी चाहिए। जैसे आप बिजनेस करना चाहते हो, आपको MBA की पढ़ाई करनी पड़ती है, आपने डॉक्टर बनना है, आपको MBBS की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसी प्रकार के पॉलिटिक्स के लिए भी आपको एक डिग्री की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आपने MC का चुनाव लड़ना है, उसकी छोटी डिग्री हो, अगर आपने एक सांसद बनना हो, उसके लिए आपको MBA लेवल की एक पॉलिटिक्स की पढ़ाई करनी पड़े। इस सिस्टम और मैकेनिज्म को मैं कहता हूं, देखिए गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, प्राइवेट जॉब जो बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, चाहे टाटा है, चाहे आप जाके देखिए, उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट फ्रीज कर रखी है। उस एम्प्लॉयमेंट को एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में, जो एक व्यक्ति 70,000 रुपये तनख्वाह लेता है, एक लेबर का शोषण करके उसको 18,000 रुपये की सैलरी के ऊपर काम करना पड़ता है और 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। एक गरीब आदमी का जो शोषण हो रहा है, इन चीज़ों को चेंज करने के लिए हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने की आवश्यकता है। और मैं सत्यदेव चौधरी जी का स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। आप जैसे लोगों को इस देश की आवश्यकता है और आप आगे आएं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव में जीतते आएं और हमारी जो भी आदेश होगा हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जिंदाबाद, जिंदाबाद। परविंदर सेठी जी का बहुत बहुत आभार। आपने कम शब्दों में व्यापक रूप से विचार रखे। मैं अब उस कॉर्नर से अश्विनी मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप राष्ट्रवादी छौंक के साथ विचार रखें कि कैसे लोकतंत्र जो है मजबूत हो सकता है। सभा में बैठे हुए सब उपस्थित सभी मान्यवर, मंच पे बैठे हुए सभी लोग, बहुत सबको मेरा प्रणाम। मैं सुझाव दूं इस विषय पर कि क्या होना चाहिए। छोटे मुंह बड़ी बात होगी। मैं एक कॉमन मैन हूं, तो पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अश्विनी मिश्रा है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपको हर भीड़ में दिखता है। मैं वो व्यक्ति हूँ
जिसको हम बोलते हैं कि जो सारी सुविधाएं हैं, इट शुड रीच टू दैट लास्ट कॉमन मैन। मैं हिंदुस्तान का वो कॉमन मैन हूँ जो अपनी बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर। वो कॉमन मैन जो देश में लोकतंत्र का असली रखवाला है। हम लोग यहाँ पर, मैं सोच रहा था, सुन रहा था, मैं कोशिश करूँगा कि मैं राजनीतिक बात में ना जाऊँ। मैं एक जो भी अपनी बात रखूँ वो एक कॉमन मैन के प्रोस्पेक्टिव से रखूँ कि एक कॉमन मैन को क्या क्या समस्याएं होती हैं जब लोकतांत्रिक व्यवस्था सही नहीं होती है। हम बहुत बार सुनते हैं, भाषणों में सुनते हैं कि किंग मेकर होगा, किंग मेकर होगा। मेरे हिसाब से लोकतंत्र में किंग मेकर सिर्फ जनता होनी चाहिए, बट ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था की मजबूरी है कि यहाँ हमारे कई नेता किंग मेकर बन के बैठ जाते हैं। अभी हम रिजवी जी को सुन रहे थे, रिजवी जी ने भी थोड़ी पॉलिटिकल बात की। मैं उससे थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, हालांकि मैं रिजवी जी को बोलना चाहता हूँ। सलमान खुर्शीद जी फर्रुखाबाद से आते हैं, मैं भी फर्रुखाबाद से आता हूँ। वो कई बार वहाँ सांसद रहे हैं और वहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है 20% से भी कम है, तो ये कह देना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो आज का विषय है वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर का विषय है, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से ऊपर का विषय है। विषय जो है लोकतंत्र का विषय है। लोकतंत्र की, हम सब लोकतंत्र के पहरी हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें समान अधिकार का लोगों को पूरा मौका मिले, जिसमें जो चुनाव होता है उस चुनाव के बाद हमको कोई ये डिलेमा ना रहे, हमको एक कोई संदेह ना रहे कि किसकी सरकार बनेगी। ये जो सट्टेबाजी होती है, जो खरीद फरोख्त होती है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप देखें, चुनाव होने के बाद सारे चैनलों पर यह डिबेट हो रही होती है कि अगर इसकी सीट इसके साथ जुड़ जाएंगी तो इनका इतना प्रतिशत बन जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं समाधान की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समाधान की बात करने के योग्य नहीं हूं। मुझे लगता है सत्यदेव सर ने एक समाधान सुझाव दिया है कि बहुत स्वागत योग्य कदम है, और मुझे लगता है कि हम सबको समाधान की बात अपने अपने क्यूमुलेटिव तरीके से करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े संविधान में संशोधन करना पड़े तो संविधान में संशोधन करना चाहिए। अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन हमको लगेगा कि इस संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, सबसे पहले इसको मैं फाड़ूंगा। तो मेरा ये मानना है कि ये कह देना कि संविधान में परिवर्तन संभव नहीं है। संविधान है किसके लिए? आम जनमानस के लिए। अगर आम जनमानस को किसी भी चीज से परेशानी हो रही है, कोई ऐसी व्यवस्था जिससे आम जनमानस का भला नहीं हो रहा है, तो वो संविधान, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया किस काम की है? मेरा यही मानना है कि मैं जो है आप सब लोगों के साथ बहुत छोटी अपनी बात बहुत संक्षेप रखूंगा। मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है लंच करने के बाद बैठना और सुनना, नींद भी आती है, तो मैं बहुत जल्दी जो है अपनी बातें ख़त्म करके सिर्फ दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइन से ख़त्म करना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त ये थी कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सूरत बदलें, और उस सूरत बदलने में आप सबका योगदान अभूतपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक आदमी के कुछ करने से कुछ नहीं होगा, पर जब 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे तो ये व्यवस्था में परिवर्तन जरूर आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, आपने कॉमन मैन की तरह गंभीर बातें रखी और थोड़ा सा जिक्र, एक डिफरेंस जैसी बातें भी आपने महसूस की होंगी। मैं एक हस्तक्षेप के साथ बात को रखता हूं, क्योंकि यहाँ चर्चा जो है हम दिशा के साथ चलें। बहुमत की बात हो रही, जनतंत्र और लोकतंत्र में सुधार की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, राजनीतिक व्यवस्था बदलने की बात हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ ये जब हम सत्य बहुमत की बात करते हैं, मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने की बात करते हैं, तो अक्सर ये चिंता सामने आती है कि अल्पसंख्यकों का क्या होगा। तो क्या ये सत्य बहुमत अल्पसंख्यक विरोधी सिद्धांत है? तो ये क्लैरिटी लेना जरूरी है कि अल्पसंख्यक की चिंता तो आज है, आज के लोकतंत्र में ये चिंता है। जो बातें सामने आई कि एक सत्ताधारी पार्टी गैर मुसलमानों के साथ भी सरकार बना रही है, चला रही है, स्टेट में भी चला चुकी है, सेंटर में चला चुकी है। लेकिन जब सत्य बहुमत का कॉन्सेप्ट होगा तो उसमें धर्म के आधार पर वोट की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें सभी मतदाताओं के हर वर्ग का अधिकतम वोट लेना ही सत्य बहुमत है। सभी वर्गों को साथ लेकर चलना बहुमत। हम बहुमत की बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक की बात नहीं कर रहे। बहुसंख्यकवाद तो अपने बहुसंख्यक के आधार पर, संख्या के आधार पर कम संख्या वालों पर जुल्म करने की सोच सकता है। दुनिया भर में ऐसी पद्धति चलती रही है, आज भी मणिपुर में ऐसे ही हालात पैदा हो रहे हैं।
लेकिन जब बहुमतवाद की बात करेंगे तो ये बहुसंख्यकवाद से अलग है। ये बहुमतवाद सबके बहुमत को लेकर, ऐसे भी हमारे भी लोकतंत्र की जो परंपरा रही है अब तक, उसमें क्या रही, सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष है। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता था जिनको ज्यादा वोट मिले वो अपना सरकार बनाए, विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। लेकिन विपक्ष को साथ में रखा गया क्योंकि सत्ताधारी दल के पास में ज्यादा सांसद है, फिर भी जो अल्पमत में है उनको साथ में लेकर चलना बहुमत का दायित्व है। ये लोकतांत्रिक व्याख्या है। तो इसी व्याख्या का हम विस्तार मतदाताओं के अर्थ तक ले जाना चाहते हैं, मतदाताओं तक ले जाना चाहते हैं। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हो जो मतदाताओं के द्वारा, मतदाताओं के लिए और मतदाताओं का हो। ये जो है उसको हम यहां तक ले जाना चाहते हैं। इसमें धर्म के आधार पर किसी को असुरक्षित या डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आज हम पहचानते हैं कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो, लेकिन हम जब हमारा सत्य बहुमत का सिद्धांत लागू होगा तो कोई मुसलमान हिंदू बनकर के उम्मीदवार नहीं होगा। ये बेसिक बात है, इस पर और चर्चा हो सकती है, लेकिन संक्षेप में मैं रेखांकित करते हुए मैं अब अपने मित्र संजीव कौशिक जी से आग्रह करता हूं कि इस सिलसिला को आगे बढ़ाएं। मंच पे उपस्थित सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक श्री सत्यदेव चौधरी जी, आदरणीय परविंदर सिंह सेठी जी, रिजवी हुसैन साहब, शिवा असलम बहन मेरी, और सामने अश्विनी मिश्रा जी, और इस सभागार में उपस्थित तमाम प्रबुद्धजनों का संजीव कौशिक का सादर प्रणाम स्वीकार। बड़ी विपरीत दिशा में हम लोग सोचने और बोलने बैठे हैं यहाँ पे। आज के वक्त में जहाँ लोगों के वोट लूट लिए जाते हों, कभी सीएए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, वहाँ हम उन मतदाताओं के वोटों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, उनके हक हुकूक की बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यदि वो बटन दबाता है तो उसके बटन दबाने की कीमत समझी जाए। वो यदि किसी को बहुमत देता है तो उसके बहुमत की भी बात होनी चाहिए। वो बटन दबा रहा है, कोई यदि जीत रहा है तो जीता हुआ आदमी हम आपको पसंद कर रहे हैं, आपको हमने बना दिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया आपको, तो जिस आधार पे, जिस सिद्धांत के आधार पर मैंने आपको वोट दिया था, कल यदि आप बिक जाते हैं तो क्या होगा? और बिक ही जाते हैं लोग। खरीदार तो मोटी झोली लेके निकला है, सब जानते हैं। और लगातार जहां सिद्धांत पीछे छूट जाते हों और संख्याओं के बल पे सरकारें बनती हों, निश्चित तौर पे आज के वक्त में ये चर्चा स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा मौजूद हो जाता है। गंभीर चिंतन है ये। हम उसकी बात कर रहे हैं जो घर से अपना काम छोड़ के जाके बटन दबाता है। बटन दबाने वाला होता कौन है? दिल्ली में तो देखते हैं, गर्मियों के दिन में जब वोटिंग की बात होती है तो लोग अपने एसी कमरों से बाहर निकलते नहीं हैं। जो रिक्शा चलाने वाला होता है वो रिक्शा लेके निकल जाता है। जो बीच का मध्यम वर्ग का जो आदमी होता है वो चिलचिलाती धूप में जाता है और फिर वो बटन दबा के आता है, और बाद में पता चलता है कि उसकी लूट मार मच गई। उसने जिसे वोट दिया, जिसको बनाया, वो कहीं और चला गया, किसी ने और लूट लिया। हम उसके अधिकारों की बात कर रहे हैं कि बहुत विपरीत दिशा में सत्यदेव चौधरी जी ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है जो पहले तो लोगों के बीच में ये बात ले जाने की जरूरत है कि हम किस मामले में बात करना चाहते हैं आपसे, हमारी सोच क्या है, हम चाहते क्या हैं। सरकारें तो बनती हैं, पहले भी सरकारें रही हैं, आज भी सरकारें अपने तरीके से काम कर रही हैं। हम सरकारों से जो पहले से काम कर रही हैं और आज भी हैं, उससे यदि ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे इस अभियान में कदम ताल मिलाए, ऐसा संभव नहीं है। वो लोग इस तरह के नीतियों के सुविधा भोगी हैं। वो क्यों चाहेंगे कि इस तरह की बातें की जाए और इस पर चर्चा हो? वो कभी नहीं चाहेंगे। चर्चा वो करेगा जो हाशिए पे खड़े हुए आदमी के बारे में सोच रहा है, अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी हम बार बार कहते हैं कि राजनीति करने वाले लोग, हम देख रहे हैं, आंकड़े निकाल के जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जिस सांसद ने पहली बार चुनाव लड़ा उस समय जो वो पैसे डिक्लेयर कर रहा होता है कि उसके पास कितनी संपत्ति होती है, 5 साल के बाद में हमने देखा है। अभी सत्ताधारी पार्टी की बात कर ले, 2014 में उन्होंने जो घोषणा की और 2019 में जो घोषणा की, उसमें देख लीजिए कि आंकड़े कितने प्रतिशत बढ़ गए हैं। जहां इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही हो, अथाह पैसे खर्च किए जा रहे हों, जो पैसा खर्च करेगा जाहिर सी बात है निकालने की बात करेगा। वो जब वो निकालने की बात करेगा तो सैद्धांतिक बातों को लेकर कहां से जिएगा? वो इन सबको खत्म करने की बात करेगा वो।
तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ सत्यदेव चौधरी जी निकले हैं। लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिसको भी ये बात समझ में आए कि हम आपके वोटों के बारे में बात कर रहे हैं, आप यदि बटन दबाते हैं तो गंभीरतापूर्वक आपके उस अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सोचेगा जरूर, और सोचेगा वही जो वोट देने जाता है, और उसको उसके वोट की कीमत समझाने की बात हो रही है यहाँ पे। हमारी कोशिश है, अब यहाँ से एक शुरुआत हुई है। सत्यदेव चौधरी जी के साथ कई बार टीवी डिबेट्स वगैरह में हम बैठे हैं, विचारों को सुनने का मौका मिला है। इतना आसान नहीं है जब आप ईमानदारी पूर्वक जनता की बात करते हैं। मैंने कहा शुरुआती दौर में कि जब वोट लूट लेने की बात हो, वहाँ वोट आपसे दान करने की बात हम करें, आप विवेक के अनुसार बटन दबाएं, बहुत मुश्किल दौर है ये, लेकिन असंभव भी नहीं है। लोग जिस दिन समझेंगे कि हम आपके हक की बात कर रहे हैं, वो हमारी बात समझेंगे और साथ में आएंगे। वो सब स्थापित पार्टियां हैं, बहुत सक्षम पार्टियां हैं, आर्थिक रूप से भी सक्षम है, वो लोग भी उनके पास हैं, लगातार वो सत्ता में रहने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं, कर भी रहे हैं। एक नई पार्टी भी आई जिसके बारे में अभी बता रहे थे, परिचय मेरा दिए, प्रेम कुमार जी की सहानुभूति हम रखते हैं। कुछ मुद्दों पे सारे पार्टियों की बात हम कर रहे हैं, सारे पार्टियों में केवल बुराइयां ही ऐसी नहीं है, कुछ मुद्दों पे हम उनके साथ हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम नहीं साथ में, गैरत गवारा नहीं करता है। तो जब नए लोग आते हैं तो बड़े उम्मीद के साथ लोग देखते हैं, तो ये नए लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उस उम्मीद पे वो खरे उतरे। बदलाव लगातार लोग चाह रहे हैं, लोग त्रस्त हैं। किसी से पूछ लें आप, मध्यम वर्गीय लोग से पूछ लें, परिवार के लोग से, अपने घर के गृहिणी से पूछ लें, आप अपनी बात कर लें आप कि क्या आप खुश हैं। अरे साहब, चाहिए हमें, मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, राष्ट्रवाद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे परिवार के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था चाहिए। 100 रुपये का सरसों तेल 200 रुपये खरीदते वक्त यदि आपके आंखों से आंसू ना निकले और आप यदि हमें ये समझाने का प्रयास करें कि हमने शेर पाल लिया है, तो निश्चित तौर पे आपके जहन में जो घुसा हुआ है कीड़ा, इसको निकाल के मारने की जरूरत है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस शिक्षा की व्यवस्था के बारे में हम क्या कहना क्या चाहते हैं। आम आदमी को चाहिए क्या साहब? वो कमाता है, खाता है, रोज अपने घर में जाके चैन से सोता है, वो ऐसी कमरों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा चैन से सोता है वो, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहें, उसके बच्चों के भविष्य को लेकर के जितना वो चिंतित रहता है, वो चाहता है कि वो पढ़ लिख जाए। ऐसी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? किसी बड़े राजनेता की बात कर लें तो उनके बेटे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे? जब जुलूसों की बात हम देखते हैं, उस जुलूस में जाके जब नजर उठा के आप देखेंगे तो हमारे आसपास के जिस तरह के बच्चे जाके उस जुलूस में झंडा लेके, तलवार लेके, लाठी लेके कूदते हुए दिखाई देते हैं, क्या किसी नेता के बच्चे को देखा है आपने? वो उकसाते हैं हमें। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है और कैसे सुरक्षित है, किस तरह से सुरक्षित है और किसके हाथों में सुरक्षित है। बातें तो बड़ी लंबी लंबी कर ली जाती हैं, लेकिन वाकई उन बातों को धरातल पे उतारने की कोशिश हो रही है क्या? स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य दे दो साहब, आपका इलाज, आप बड़े नेता हैं, देश के बारे में इतने चिंतन मनन कर रहे हैं। अभी शेट्टी साहब ने कहा, एजुकेशन की भी बात की उन्होंने, कि नेताओं की भी पढ़ाई की बात होनी चाहिए। हमें तो लगता है कि पकड़ पकड़ के कोर्स करवाना चाहिए, इनको भेज देना चाहिए समाज में। बचपन में देखते देखते कि नेता जब घर से निकलता था तो वो गांव में चुनता था कि सबसे गरीब का झोपड़ी कहाँ दिखाई देगा, उस गरीब की झोपड़ी में जाके वो रात में रहता था और अगल बगल के लोगों से बातचीत होती थी, लोग आते थे, उससे मिलते थे और सारी स्थितियों का एक मुआयना वो आदमी करता था और उसके बाद में अपनी नीतियों में बदलाव करे या नीति बनाए। आज के वक्त में तो स्थिति ये हो गई है कि गांव में सबसे बड़ा महल खोजा जाता है, उसके दरवाजे पे गाड़ी लगानी है, फिर वो इकट्ठा करेगा लोगों को। तो जब तक नेता लोगों के बीच में नहीं जाए, उसके परेशानियों को नहीं समझे, उसकी बातों को नहीं समझे, ये आयातित नेता, ऊपर से टपका दिए गए नेता, उनको पता नहीं है धूप छांव, गर्मी, सर्दी, कुछ उन्होंने झेला नहीं है और वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए चिंता करने का प्रयास कर रहे हैं। वो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सचमुच में हमारे बीच से निकल करके हमारे वोटों की कीमत समझने वाला यदि कोई है तो उसकी बात होनी चाहिए। हमारे वोटों का लुटेरा यदि कोई है तो उसको भी सामने लाना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं कि आपने वोट दिया किस लिए। आपने वोट दिया एक पार्टी को, उसके नीतियों को ध्यान में रखते हुए, पता चला कि वो ऐसे पार्टी से मिल गया जिससे आपकी कभी विचारधारा मिलती नहीं है, आप तो ठगे गए। और सबसे बड़ी बात यह है, एक दुखद बात यह है
कि साहब हमने यदि किसी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम तो आलोचना करेंगे ही, पहले से आलोचना कर रहे थे इसलिए मैंने वोट नहीं दिया उसको। लेकिन जिसने वोट दिया वो बधुआ मजदूर बन जाता है। अरे साहब आपने वोट दिया है, सबसे पहले आपका काम नहीं करता है तो कॉलर आपको पकड़ना चाहिए, लेकिन आप उसके पीछे पीछे दुम मिला रहे हैं, उसकी गलतियों को भी बोल रहे हैं कि नहीं सही कह रहा है ये, उसको भी ढकने का प्रयास कर रहे हैं। समाज को जिस तरह से बांट दिया गया है, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें आप किस तरह से वैमनस्यता की भाव। हम जिस गांव से आते हैं, बिहार से आते हैं, हमारे गांव में आधे लोग मुस्लिम रहते हैं, आधे लोग हिंदू रहते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि बीच का जो बॉर्डर है, लाइनिंग है, इस साइड में हिंदू, इस साइड में मुस्लिम। मुसलमानों का जो दाहा होता है, तजिया होता है, उसमें से जो मिट्टी काटी जाती है, हिंदुओं के पूरे गांव को टपने के बाद हमारे मंदिर के पीछे से काटी जाती थी। वो लोग आते थे रात में, सारे गांव के लोग, हम लोग खड़े होकर देखते थे। और होली के वक्त में जो होलिका दहन जलाई जाती है, वो पूरा मुस्लिमों के गांव को पार करके उनके ईदगाह के पीछे जलाई जाती थी, और आज भी ये कायम है। बहुत दिनों के बाद हम गांव गए थे, देखे कि कितना परिवर्तन आ गया है कि अभी अब आज के वक्त में इतने फोर्स गांव में ठूस दिए जाते हैं किसी अनहोनी की आशंका से। ये जो दीवार खड़ी कर दी गई है केवल वोटों के लिए। अब सेवैया नहीं आती है साहब गांव में, पहले आती थी, सेवैया भी आती थी, अब नहीं आती। और ये सब वोटों के खातिर हो रहा है, हमें ये बात समझनी होगी। दुख होता है, हम अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं, किसे उसे प्रेरणा का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किसके जैसा बनाना चाहते हैं आप। जो नेता सामने दिखाई देते हैं 10-5 जो सबसे टॉप ग्रेड में है, आप बताइए कि क्या अपने बच्चों को ये बताएंगे कि 20% और 80% की बात करें वो? क्या वो बताए कि समाज में खड़ा होकर के वो ये कहे कि कब्रिस्तान में भी बिजली मिलनी चाहिए तो शमशान में भी मिलनी चाहिए? बताए वो? ऐसा समाज देना चाहते हैं? सरकारें तो बना लेंगे साहब, लेकिन ये समाज टूट जाएगा, बचाइए इसको। एक आदमी है जो नए सिरे से आपके अधिकारों की बात करने की कोशिश कर रहा है, हमारी भी कोशिश है, जहां जहां जब जब जरूरत पड़े। हम किसी राजनीतिक पार्टी, किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक विचारधारा है जो कम से कम आपके वोटों को बचाने का प्रयास कर रहा है, बस उसके पीछे खड़े रहने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि यदि आप लोग को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी साथ दें। कई तरह से साथ दे सकते हैं, कलमकार अपने तरीके से साथ दे सकते हैं, मीडिया वाले अपने तरीके से साथ दे सकते हैं, लेकिन आपको लगे कि सचमुच में समाज के अंतिम पायदान पे जो आदमी खड़ा है उसके लिए कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, उसके अधिकारों की बात कर रहा है, तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, एक बार खड़ा होना चाहिए। अनुभव अच्छा नहीं है, लेकिन क्या हम बदलाव नहीं लाएंगे? फिर बैठ जाएंगे हम? लगातार प्रयोग जारी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और चाहेंगे कि सत्यदेव चौधरी जी यदि ये मुहिम आगे ले चलते हैं, साथ दें। आपको दिल से यदि लगे कि सचमुच में आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साथ दें। ईश्वर है, सफलता असफलता ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं, यहाँ नीचे हैं तो। नमस्कार। तो मैं चाहूँगा कि संक्षेप में ही सभी, लेकिन इस एक जो साहस, एक जो प्रयास, एक जो पहल डेमोक्रेसी को बदलने के लिए, डेमोक्रेसी की सेहत ठीक करने के लिए, आम आदमी में जो के बीच जो नफरत जैसे माहौल है इसको ख़त्म करने के लिए जो एक सियासत की पहल हो रही है, उस बारे में ज़रूर आप अपने विचार रखें। पहले अकील खान साहब प्लीज़। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सत्यदेव सर, मैं आपको नमन करता हूं कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी डेमोक्रेसी की, और ये
बहुत पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और मैं आपके साथ हूं इस पूरे अभियान में। आप हालांकि मैं आम आदमी पार्टी से हूं, और मैं ये बताना चाहूँगा, मैं बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ, और मैं दुनिया घूमने गया। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़ करके मैं गया, मैंने कहा दुनिया देखूं, दुनिया में आया हूँ। सरकारी सांड तो बहुत लोग बने रहते हैं, मैं निकल के गया और मैंने दुनिया देखी। और जो मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने ऑब्जर्व की, दुनिया में जो भी कंट्रीज डेवलप हुए हैं उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ की सोसाइटी में भ्रष्टाचार नहीं है, वहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ईमानदारी है, और वो ईमानदार लोग हैं, और वो अपनी पूरे सोसाइटी में, अपने देश में ईमानदारी के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं। और क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उनको रिकॉग्नाइज करती है, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है, और उन्हें सही जो मिलना चाहिए हक वो दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मैंने जो देखा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे देश के अंदर, चाहे कोई भी सिस्टम आ जाए, कोई भी सिस्टम हम ले आए, अगर भ्रष्टाचार का जो इतना बड़ा मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता। शुड हैव दैट काइंड ऑफ करेज कि हम उस लेवल पर राजनीतिक जो ऊपर बैठे हुए हैं राजनीति में उनका भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। और उसके लिए जो खर्चे हैं चुनाव के अंदर जिस तरीके से, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, आज की डेट में जो सारी हमारी जो व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स हैं, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी एंड मीडिया, ये सब भ्रष्टाचार की वजह से ही अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिसने प्रेसिडेंट रहा है एक अमेरिका का, लेकिन वहाँ की जो सिस्टम है, वहाँ की जो मीडिया, वहाँ की जो बाकी जुडिशरी सिस्टम है, वो सब ने उसके अगेंस्ट में वोट दिया, और आज वो फेस कर रहे हैं अपने ही देश के अंदर एक बहुत बड़ा चार्ज, चुनाव को पलटने का, वो एक चुनी सरकार को उसको पलटने का जो प्रयास उन्होंने किया था, उसके खिलाफ वो उस तरह की हमारे देश के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए देखिए मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो है, जो मैंने बताया, भ्रष्टाचार, चुनावी खर्चा जो होता है वो कुछ खर्चे के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। वो चुनावी खर्चा जो है दूसरे कंट्रीज से हम ले, अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी बहुत ही हाई लेवल पर है, वहां पे चुनावी खर्चा बहुत ही मिनिमम है, और जो भी होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। गवर्नमेंट से आप जितना भी जो चुनावी खर्चा है वो एक मिनिमम लेवल पे, और जो गवर्नमेंट के जो मीडिया है और जो कनेक्टेड हैं लोग, जो मतलब जिससे कि आप अपने आप को दुनिया के सामने, अपने देश के सामने, अपने लोगों के सामने पेश कर सकें, वो मिनिमम सिस्टम होना जरूरी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए हर एक पार्टी के लिए जो भी रिकॉग्नाइज है। और शेट्टी साहब ने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया था कि हमें जो है ना मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जो ईमानदारी आती है वो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी फंडामेंटल, आपने जो टीचिंग ली है, आपने बचपन से जो एनवायरनमेंट में रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर और हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर। हम देश की जनता को जो रिप्रेजेंटेशन देना है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है, तो वो जिम्मेदारी वहीं से आती, क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं जब आया वापस बाहर से, तो मैंने देखा जन लोकपाल बिल के लिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत आगे थे। परिवर्तन था, परिवर्तन के बाद उन्होंने जन लोकपाल बिल के लिए एजिटेशन किया। अन्ना हजारे जी आए और मैं 5 दिन तक मैं भी रहा एजिटेशन पे। 5 दिन मैंने भूख हड़ताल की, और जो अल्टीमेटली उन्होंने माना कि जन लोकपाल बिल आना चाहिए, ये अगर हो जाता पूरी तरह से लागू, तो मैं समझता हूं कि आज की डेट में हम जो देख रहे हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार जिसकी पराकाष्ठा हो चुकी है इस वक्त, वो बहुत कंट्रोल में होता। मेरा अपना मानना ये है, आखिर में ये कहना चाहूंगा कि
जो चेंज करते हैं, पार्टियां चेंज करते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया है कि पार्टी चेंज करने का परमिशन नहीं देना चाहिए किसी को। अगर कोई पार्टी चेंज करना चाहता है तो उसको रिजाइन करके फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, और तभी वो अगर लोग उसको चुनते हैं कि हाँ आप अपना चेंज कर सकते हैं पार्टी, तो ही उसको अलाउ करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर सत्यदेव चौधरी साहब का नमन करता हूं कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और मैं अपनी पार्टी में जाकर के जरूर इस बात को आगे फैलाऊंगा। और आखिर में सिर्फ एक ही बात मैं बोलना चाहता हूं, जो हमारा जो इंडिया बना है एक अपोजिशन यूनिटी का, उस इंडिया के साथ में रहकर ही हम इस पूरी व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं। नहीं तो 2024 में बहुत कुछ घोटाले होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सबको जिस तरह उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसको कंट्रोल, उसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। और इसी बात के साथ में मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों के, आपने अपने विचार रखे और हम लोगों को उन विचारों से प्रेरित किया, और उम्मीद है कि हम जो है इस दिशा में सफलता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अकील खान साहब। हम भी चाहेंगे कि अकील खान साहब जाएं और इंडिया के साथ बैठक करें और सत्यदेव चौधरी जी को समर्थन दें, ये हम भी चाहेंगे जी। मैं अब चाहता हूं कि यहाँ कम से कम असित जी हैं और विवेक जी हैं और शैलेंद्र जी भी हैं, लेकिन सबसे संक्षेप में थोड़े आप लोग, जाहिर है बोलने के लिए तो आपके पास अथाह समय है और कंटेंट है, लेकिन आग्रह हमारा यही है कि सब लोग अब रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार नहीं भी करें तो हम रिफ्रेश कराना चाहते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ आइए असित जी। और चौधरी साहब बहुत बहुत आभार आपका, जो काम लोहिया के चेलों ने नहीं किया, जयप्रकाश जी के चेलों ने नहीं किया, वो आपने किया। और मैं यहाँ लोहिया जी और जयप्रकाश जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब हमारे पुरखे लोकतंत्र के इस स्वरूप को स्वीकार कर रहे थे, उस वक़्त भी ये विचार आया था कि मान लीजिए 10 पार्टियाँ पार्टिसिपेट करेंगी और कोई एक पार्टी उसको बहुमत आ जाए और उसको सिर्फ 10% ही वोट मिले, तो बाकी 90% तो दूसरे के खिलाफ है। या मान लीजिए उसको 20% ही मिल गया और बहुमत में आ गई, तो 80% तो ठीक है, वो अलग अलग 9 दलों को मिला, लेकिन 80% तो उस पार्टी के खिलाफ है ना जिसकी सरकार बन रही है, तो ये बहुमत की सरकार कहाँ हुई। महात्मा गांधी जी भी थे वहाँ, बाकी तमाम नेता भी थे। लोहिया जी तब नेहरू जी के धुर विरोधी हो चुके थे, और इसलिए ये विचार नेहरू जी लेके आए थे जो ही मौजूदा लोकतंत्र है, तो लोहिया जी इसका विरोध कर रहे थे। तो ये बात आई कि बात तो सही है कि ठीक है भाई 30% वाले की सरकार बन जाएगी और 70% वाले ऑपोजिशन में होंगे, लेकिन ये बिखरे बिखरे लोग हैं, लेकिन इनमें आपस में ही सहमति नहीं होगी ना, ये सरकार कैसे चलाएंगे। अगर आपके हिसाब से इन 70% वालों को ही दे दो तो ये खुद आपस में सहमत लोग नहीं हैं, ये खुद एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, एक दूसरे की आलोचना करते रहे, तो वो सरकार भी तो नहीं चल पाएगी, ऐसे भी तो देश नहीं चलेगा। तो ये कैसे चलेगा। अभी जो चौधरी साहब आप प्रश्न उठा रहे हैं, और रिजवी साहब आपको मैं सुझाव दूंगा, एक किताब आती है जयप्रकाश नारायण की लिखी हुई है, मेरी विचार यात्रा, सर्वोदय प्रकाशन की है। बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने इस विचार पर लिखा है। रेलवे स्टेशन पर कहीं कहीं सर्वोदय की दुकानें अभी बची हुई हैं, ये सौभाग्य है इस देश का कि किताब की कुछ दुकानें कहीं कहीं हैं। तो आप सर्वोदय प्रकाशन की बुक स्टॉल से वो किताब लीजिएगा। इस पर जयप्रकाश जी की मेरी विचार यात्रा, उसमें उन्होंने बहुत ही विस्तृत इस पर लिखा हुआ है, जो सर जो विचार लेके आए हैं। लेकिन सर इसमें मूल प्रश्न ये है कि वो संसद कैसे चलेगी, वो सरकार कैसे चलेगी जिसमें सांसद तो होंगे दूसरे के और सरकार होगी जन बहुमत वाली, कैसे चलाएंगे आप। जन बहुमत वाली सरकार जनता के पक्ष में कोई फैसला लेगी कैसे, क्योंकि उसके तो सांसद होंगे नहीं, उसके पास तो परसेंटेज ऑफ वोट होगा, और सांसद तो दूसरे के होंगे, वो तो उसकी मुखालिफत कर देंगे, वो फैसला लेने ही नहीं देंगे। वो सरकार कैसे चलेगी, वो सरकार कानून कैसे बनाएगी। जब तक इस प्रश्न का ठोस जवाब हमारे पास नहीं होगा, हम उस विकल्प पर आगे नहीं बढ़ सकते। और जो इस प्रश्न का ठोस जवाब ले लेगा वो निश्चित तौर पर जनता को कन्विंस कर लेगा, और एक ये विकल्प देश के सामने होगा। हमारी पीढ़ी न कर पाए, हम न कर पाए, निश्चित तौर पर आपके इस विचार को अगली पीढ़ी आगे बढ़ा देगी और एक दिन परिवर्तन होगा। लेकिन पहले हमें उस प्रश्न का जवाब
खोजना होगा। और यही आग्रह मैं आपसे करूंगा सर, उस प्रश्न का जवाब खोजिए कि वो सरकार चलेगी कैसे, जिसमें सांसद तो दूसरे के होंगे, सरकार जन बहुमत वाली होगी, तो फैसला कैसे होगा। मुझे अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि असित जी कोई ना कोई बौद्धिक रूप से एक बात ऐसी जरूर बोलेंगे जो सबको सोचने के लिए विवश करेगी। और मैं इसलिए नहीं कि असित जी आ गए हैं तो आके बोल लीजिए, मेरी दिली इच्छा थी कि असित जी बोले, और मेरी दिली इच्छा है कि विवेक श्रीवास्तव जी भी बोले, शैलेंद्र जी भी बोले, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ आपको बता कर जाएंगे। लेकिन असित जी ने जो बात कही उस पर एक लाइन कहना चाहता हूँ, वो ये कि एक पार्टी सत्य बहुमत का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से सरकार स्थिर मिल जाएगी मतदाताओं के बहुमत से। लेकिन अगर हुई दल बदल जैसी चीजें नहीं होंगी तो जो सांसद चुने जाएंगे वो भी मतदाताओं के प्रति ही जिम्मेदार होंगे और आजाद होंगे और स्वतंत्र रूप से अच्छे को अच्छा कहेंगे। तो ऐसा हम मान कर नहीं चल सकते कि सांसद सब व्हिप और दल बदल के तहत पार्टी लाइन में बंद करके और सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। ये भी एक बात है, लेकिन सोचने का स्कोप पूरी तरह से खुला हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूं विवेक श्रीवास्तव जी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका जी। हम पहले भी यहाँ पे एक बार एकत्रित हुए थे और चौधरी साहब ने एक गैदरिंग रखी थी यहाँ पे, जिसमें इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज किसी भी पार्टी से हम हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से हम हो, मेन बात है कि क्या ये कॉन्सेप्ट देश के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो कुछ एक चीज़ें देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे सेठी साहब ने एक मिनिमम एजुकेशन की बात करी, तो गांधी जी के टाइम में भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया था कि क्या मिनिमम एजुकेशन एक सांसद का, एक एमएलए का हम रखें देश में या नहीं। देश बहुत गरीब था, देश में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो पढ़े लिखे थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से के मॉडल से निकल करके आए थे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसको हम क्राइटेरिया फिलहाल ना बनाएं, जिससे गरीबों के अंदर से, गांव के अंदर से, वर्कर्स के अंदर से, लेबर यूनियंस के अंदर से, किसानों के अंदर से नेता क्रिएट हों जो अपनी समस्याओं को ज़्यादा जानते हैं और वो आकर के डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें। अगर आज हम करप्शन की बात करें तो आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, मैं जुडिशरी तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन हम जितने भी इस प्रणाली को देखें तो हम देखेंगे कि हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये शिक्षित नहीं है और करप्ट नहीं है। इस देश के अंदर पिछले 70 साल से हमारी जो प्रशासन प्रणाली है वो भ्रष्ट रही है और सब हाईली एजुकेटेड रहे हैं, सब बड़े बड़े कंपटीशन क्लियर करके आए हैं। यह पहली चीज हुई। हाँ, लोकपाल इसका बहुत अच्छा उत्तर था। एक स्ट्रॉन्ग विजिलेंस सिस्टम, स्ट्रॉन्ग लोकपाल बिल, स्ट्रॉन्ग लोकपाल, ये जरूरी है। न्यायपालिका के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, केसेस जल्दी होने चाहिए, उनको जल्द से जल्द फैसला दें। हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस का एक इतिहास है, नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है कई जगहों पर, तो उसमें जस्टिस डिनाई हो जाता है, 20-25 साल लग जाते हैं, तब जाकर के एक सिविल सूट होता है। किसी इनोसेंट आदमी की प्रॉपर्टी अगर फंस जाए आज के जमाने में तो वो हाथ जोड़ करके सोचता है साहब कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में गया तो 20-25 साल जाएंगे, पता नहीं प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इस विषय पे अगर हम आते हैं तो ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी विषय है। इसमें कई पार्टियों ने पहले भी अपने अपने सजेशंस दिए, वामपंथी पार्टियों ने भी दिया कि साहब परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए पार्लियामेंट में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो चौधरी साहब लेकर के आए हैं, इसका हम सबको समर्थन करना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइंस। आप किसी भी विचारधारा से हो, आइडियोलॉजी से हो, अगर ये चीज कल लागू होती है तो मेरे ख्याल से देश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो इस रिफॉर्म का हम सब समर्थन करें। और चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया सबको जिस पे हम ये बोल सकते हैं। लेकिन इसको एक रिवोल्यूशन में जब तक हम नहीं बदलेंगे, कॉमन मैन, पब्लिक और अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों को हम नहीं जोड़ेंगे तो शायद ये थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। मैं शैलेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि शैलेंद्र जी आएं और अपनी बात रखें। देखिए, संभवतः मैं इस संगोष्ठी का अंतिम वक्ता, सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित अति सम्मानित सभी साथीगण, चूंकि प्रेम जी ने मेरा संदर्भ राष्ट्र चिंतक के तौर पे दिया है, तो जाहिर सी बात है जिस विषय पे बात की जा रही है उस विषय पर ही मैं बोलने का प्रयास करूंगा, न इधर जाऊंगा न उधर जाऊंगा। देखिए, अगर आप एक
देश के नागरिक के नाते अगर इस विषय को संदर्भित करने का प्रयास करेंगे तो मेरा मानना यह है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। नहीं मेरा मानना यह है कि इसमें कोई समस्या है ही नहीं, विषय बड़ा साफ है। किस तरह साफ है? अगर आप इसी लाइन पे चलने का प्रयास करते हैं तो विषय क्या है कि आपको जो मैंडेट है उसका फैसला किस तरह करना है। मुझसे पूर्व तमाम वक्ताओं ने अलग अलग विषयों पर बात रखने का प्रयास किया। सदस्य किस तरह हो, उनकी योग्यता क्या हो, वो एक अलग विषय है। उसको अगर आप सेम टाइम में सब चीजों को क्लब करने का प्रयास करेंगे तो मेरा मानना यह है कि आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं पहुंचेंगे। समय कम है तो हमें जो है विषय पर ही बात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि जो मौजूदा व्यवस्था है क्या वो ठीक है या नहीं है। और उसकी सफर जो है जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से सब रहे हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जो नंबर 1 पार्टी रहती है, रूलिंग है, वो जाहिर सी बात है वो बेनिफिशियरी के तौर पे उसका लाभ उठाती है। जो रनर अप होती है वो उसको इशू को जो है सफर होती है। तो कभी इधर कभी उधर, दो ही बड़ी पार्टी है देश के अंदर, वो कभी वो सफर किए कभी ये सफर किए। समाधान क्या है उसकी बात, जो सत्यदेव चौधरी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय को संदर्भित करने का प्रयास किया है। तो इसका समाधान क्या है? देश के अंदर 543 लोकसभा सीटें हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप सबसे छोटा जो है हमारा जो लोकसभा सीट है, जहां पर इलेक्टर्स की संख्या 50,000 से कम है। तो वहां का प्रतिनिधि भी जो है आपको चुन के आना है, वो संसद का जो है सदस्य बनना है। चूंकि हमारे देश की विविधता इस तरह से है, उसमें हर क्षेत्र का प्रतिनिधि होना आवश्यक है। संविधान में कहीं यह व्यवस्था नहीं है कि किसी धर्म का हो, किसी जाति का, जाति के हिसाब से रिजर्वेशन है SC ST का सिर्फ, लेकिन धर्म के हिसाब से कहीं व्यवस्था है ही नहीं। आप ओपन है। और जिस तरह हमसे पूर्व में वक्ताओं ने उदाहरण दिया, कई ऐसे जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी उन सीटों से जीत कर आए हैं जहां पर उनके लोगों की संख्या कम थी, चाहे वो कानपुर रहा हो, चाहे फरुखाबाद रहा हो। मैं मूलतः मैनपुरी से हूं, हमारी नेबरिंग सीट है। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं। इस पार्लियामेंट के अंदर भी जो 27 MPs हैं, जिस वर्ग विशेष की बात की जा रही थी उससे। तो ऐसा नहीं है, रिप्रेजेंटेशन जो है थोड़ा बहुत फर्क होता है और समस्याएं हर एरा में हैं। तो बात इसको ठीक करना, मैं एक बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल कोट करता हूं। हम लोग जो है दिल्ली NCR के सिटीजन हैं। हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, बसेस के थ्रू या अदर जो है मॉड्यूल के थ्रू। रिसेंटली हमें जो है मेट्रो के तौर पे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें जो है गिफ्ट किया गया और उसमें गाइडलाइन दी गई कि आपको जो है खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। तो कंपैरेटिवली आप देख रहे हैं जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनके मुकाबले वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और हम उसका लाभ उठा रहे हैं। तो अगर ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो मैं ये कहता हूं ये एक दिन से ज्यादा का विषय नहीं है कि इसको मतलब चर्चा करके और पार्लियामेंट में जो आप लेके आइए और इस पर कोई मतलब किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? जो मेरी समझ कहती है, मैं समाधान की भी बात कर लेता हूं, कोई समस्या की बात तो जो सभी वक्ताओं ने कर ली। अभी मेजोरिटी मार्क की बात है 543 में 272। समस्या तब आती है अगर किसी एक पार्टी को मान लो बहुमत मिल जाता है, ठीक है। समस्या तब आती है जब उसको बहुमत नहीं मिलता है। आप राइडर डाल दीजिए कि ऐसी स्थिति में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है अगर उसको वोट परसेंट अगर जो सबसे बड़ा मिलता है तो क्या नाम जो उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। अब दूसरी चिंता ये आती है कि अगर वोट परसेंट के हिसाब से ही अगर आप जो है पार्टी को वो करेंगे तो क्या वो एक संकट नहीं खड़ा हो जाएगा। जो बड़े राज्य हैं, फॉर एन एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ द इलेक्टर्स, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका बिहार हो गया, तो जिन दलों का प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा होगा तो वो जाहिर सी बात है वहां पे जो उनको ज्यादा समर्थन मिलेगा। तो क्या होगा लक्षद्वीप के साथियों का, वहां के लोगों का, क्या होगा सिक्किम के लोगों का, क्या होगा मणिपुर के लोगों का। तो विषय संदर्भित करना है तो आपको बृहद परिवेश में सोचने की आवश्यकता है और इस पर विमर्श करके और जल्दी से जल्दी समाधान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपने जो शब्दों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जी, मुझे उम्मीद थी कि शैलेंद्र जी भी ऐसी बात ज़रूर बोलेंगे और मेरी थोड़ी छोटी सी टिप्पणी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बात है कि
बड़े राज्य से अधिक वोट आ जाएंगे तो छोटे राज्य का क्या होगा। ये तो आज हो रहा है। मणिपुर का क्या हो रहा है, 2 सांसद हैं, 2 सांसद हो या ना हो उनको बोलने नहीं दिया गया संसद में, आज हो रहा है। तो जब ये उत्तर प्रदेश ही सत्ता का दरवाजा है, कौन कहता है, इसलिए कि 85 सीटें हैं वहाँ, तो ये आज की स्थिति है। तो वोटों के प्रतिशत से बल्कि ये चीजें खत्म होंगी। पूरे देश से वोट जिस पार्टी को ज्यादा मिलेगा हम वहाँ फोकस होंगे। जाति, धर्म और इवन क्षेत्रीय जो असमानता है वो दूर होंगी। लेकिन इससे आप असहमत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। आपके भी विचार हैं, हमारे भी विचार हैं। ये विचार और इस पर मंथन का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वैचारिकी जो है, बैठकी जो है, अर्थपूर्ण लगी होगी। यहाँ सबसे खास बात ये रही कि यहाँ मौजूद तमाम लोग एकटक यहाँ जुटे रहे, देखते रहे, सुनते रहे, ये खासियत रही। और मुझे लगता है कि तमाम वक्ताओं ने अपना प्रभाव डाला है। आप सबका बहुत बहुत आभार। शीबा जी, हमारे हुसैन साहब, परविंदर सेठी जी, अश्विनी मिश्रा जी, संजीव कौशिक जी और तमाम डिस्टिंग्विश्ड जो हमारे दर्शक हैं, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। इस सभा को यहीं पर विसर्जित करने की इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, उसको सुना। आमंत्रित करना चाहता हूं सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता सत्यदेव चौधरी जी को। कि लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं का बहुमत से ही सरकार बननी चाहिए, तभी वो एक सच्चा लोकतंत्र होगा। चुनाव हो गया, मतदाताओं ने वोट कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा? राष्ट्रपति को जिनका मन करेगा वो प्रधानमंत्री होगा। तन मन धन लगा करके, अपना निजी लगा करके अगर कोई आहुति देने के लिए उठा है तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। मेरा निजी तौर पे समर्थन रहेगा। बहुत बहुत बधाई आपको। ये बहस और ताकत हासिल करेगी कि भाई एक शख्स ऐसा है जिसने एक मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाई है और उन्होंने जीत भी हासिल की है, तब उस मुद्दे पर ज़्यादा तरीके से बात हो पाएगी। चुनाव लड़ना है, इस बात का मैं स्वागत करता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। सत्यदेव चौधरी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय को संदर्भित करने का प्रयास किया है। तो इसका समाधान क्या है? सत्यदेव सर, मैं आपको नमन करता हूं कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। ये बहुत बड़ी जरूरत है हमारी डेमोक्रेसी की। चौधरी साहब, बहुत बहुत आभार आपका। जो काम लोहिया के चेलों ने नहीं किया, जयप्रकाश जी के चेलों ने नहीं किया, वो आपने किया। हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस का एक इतिहास है। नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है कई जगहों पर, तो उसमें जस्टिस डिनाई हो जाता है। 20-25 साल लग जाते हैं, तब जाकर के एक सिविल सूट होता है। किसी इनोसेंट आदमी की प्रॉपर्टी अगर फंस जाए आज के ज़माने में, तो वो हाथ जोड़ करके सोचता है साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर में गया तो 20-25 साल जाएंगे, पता नहीं प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी।